वह पहले से ही लियू फैंग से बहुत परेशान थी और अब जब कोई उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था तो उसे अपने दिल में बहुत खुशी महसूस हुई और उसने इस पल का आनंद लिया। लियू फैंग का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपना हाथ मेज पर मारा। मेज से एक जोरदार आवाज आए और उस पर रखा सारा खाना जमीन पर गिर गया। धप, एक थप्पड़ की आवाज आए और एक आदमी हवा में उड़ गया और दीवार से टकरा गया। उसके मुंह से खून निकल आया। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने उस आदमी को देखा तो वे चकित हुए बिना नहीं रह सके। ये युवा नगर प्रमुख है। किसने युवा नगर प्रमुख को पीटने की हिम्मत की? हाँ, ये लियू फैंग था जिसे हवा में फेंक दिया गया था। और वह व्यक्ति जिसने उसे थप्पड़ मारा था वह आर्यन था। जिस क्षण उसका खाना जमीन पर गिरा उसने लियू फैंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम? लियू फैंग ने उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट दूंगा। धप, फिर से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ गूंज उठा। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, आर्यन ने कहा। और जैसे ही वह यहां से जाने वाला था उसकी नजर लियू फैंग के साथ वाली लड़की पर पड़ी। ये तुम हो? वह लड़की अपनी कमर पर लटकी हुई तलवार के साथ हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी। उसका जैद सफेद हाथ उसके सीने पर पार किया हुआ था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह वही लड़की थी जिसे उसने ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में देखा था जब वह लिन स्टार सिटी की ओर जा रहा था। क्या तुम मुझे जानते हो? क्या हम कभी एक दूसरे से मिले हैं? आर्यन की प्रतिक्रिया देखकर जब उसने उसे देखा तो उसने भ्रम में पूछा। हाँ, नहीं नहीं, हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं। बस कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ब्लैक क्लाउड फॉरेस्ट में एक तीसरे रैंक के जादुई जानवर अत्याचारी भालू के साथ लड़ते देखा था। आर्यन मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया, अपना सिर खरोंचते हुए। तुम उस समय वहां थे? वह लड़की यह सुनकर हैरान थी कि जब वह अत्याचारी भालू के साथ लड़ रही थी तो वह वहां था। हे, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। आर्यन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और वह जाने के लिए मुड़ गया। क्या तुमने सुना? वह लड़की जो युवा नगर प्रमुख के साथ आई थी वह वास्तव में एक अत्याचारी भालू के साथ लड़ रही थी। अत्याचारी भालू एक तीसरे रैंक का जादुई जानवर है। उसकी ताकत मूल कोर क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के बराबर है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि यह युवती यहाँ मूल कोर क्षेत्र की एक मार्शल आर्टिस्ट है? हाँ, वह इतनी युवा है और उसके पास पहले से ही मूल कोर क्षेत्र की ताकत है। वह किस शक्ति से संबंधित है? युवा नगर प्रमुख वास्तव में भाग्यशाली है। उसे वास्तव में ऐसी लड़की के बारे में पता चला। लोगों की भीड़ ने एक दूसरे के बीच उस लड़की के मामले पर चर्चा करना शुरू कर दिया। वह वास्तव में मूल कोर क्षेत्र की एक विशेषज्ञ है। पिताजी सही थे, मुझे इस लड़की को हर हाल में पाना होगा। वह मेरी है। जब लियू फैंग ने मौजूद लोगों के शब्द सुने तो वह हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की का वह पीछा कर रहा था वह मूल कोर क्षेत्र की एक विशेषज्ञ है। रुको, लियू फैंग उठने ही वाला था जब उसने उस लड़की की आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह आर्यन को बुला रही थी। क्या तुम कुछ बात करना चाहती हो? आर्यन रुका और भ्रम में पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन, मैं झाओ यूफेई हूँ, स्वर्ग तलवार संप्रदाय की एक आंतरिक शिष्या, झाओ यूफेई ने कहा। स्वर्ग तलवार संप्रदाय की एक आंतरिक शिष्या? क्या स्वर्ग तलवार संप्रदाय 5 महान संप्रदायों में से एक नहीं है? आर्यन ने आश्चर्य में बड़बड़ाया। हाँ, मेरा स्वर्ग तलवार संप्रदाय 5 महान संप्रदायों में से एक है। झाओ यूफेई मुस्कुराए और कहा। बहुत सुंदर। उसकी मुस्कान को देखकर आर्यन दंग रह गया। जब वह मुस्कुरा रही थी तो वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। हम्फ, झाओ यूफेई ने उसे सूंघा जब उसने उसका हैरान चेहरा देखा। हे, सुश्री झाओ, यह ऐसा नहीं है कि मैं ये जानबूझकर कर रहा हूँ। आप इतनी सुंदर हैं कि कोई भी आपकी सुंदरता में खो जाएगा। आर्यन को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अवचेतन रूप से कहा। तुम? आर्यन को इस तरह बात करते देख वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि यह पहली बार था जब किसी ने उसकी सुंदरता की इस तरह प्रशंसा की थी। भूल जाओ, क्या तुम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए टेलीपोर्टेशन शकल का उपयोग करके शाही शहर जा रहे हो? झाओ यूफेई ने पूछा। हाँ। ओह, हम अजगर पर्वत श्रृंखला में एक प्राचीन विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खंडहर का पता लगाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि वह विशेषज्ञ मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल आर्टिस्ट था। उसने 10,000 साल पहले पूरे अजगर देश पर शासन किया था।
पूरे अजगर देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र में केवल कुछ ही विशेषज्ञ हैं और उन सभी के शीर्ष पर वे केवल मार्शल सम्राट क्षेत्र के पहले या दूसरे चरण में हैं। चूंकि यह मकबरा मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ द्वारा छोड़ा गया है, हमारे देश के बड़े शहरों में सभी शक्तियों ने मकबरे का पता लगाने के लिए मार्शल किंग क्षेत्र से नीचे के अपने विशेषज्ञ भेजे हैं। 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार ने भी मूल कोर क्षेत्र या उससे नीचे के अपने विशेषज्ञ भेजे हैं। जब खंडहर खुलेगा तो उस समय बहुत खतरा होगा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? झाओ यूफेई ने आर्यन को अपना निमंत्रण दिया। वह उसे अपने समूह में खींचने की योजना बना रही थी। झाओ यूफेई ने जो कहा उसे सुनकर आर्यन ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया। यह एक गंभीर मामला था। जब बड़ी शक्तियों के विशेषज्ञ सभी यहाँ इकट्ठा होंगे तो ये बहुत खतरनाक होगा। धन्यवाद सुश्री झाओ, लेकिन मैं इस समय अकेला रहूंगा। आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। आर्यन ने फिर भी उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। हे, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सुश्री झाओ ने तुम्हें अपनी सद्भावना से आमंत्रित किया और तुमने उसे अस्वीकार करने की हिम्मत की। लियू फैंग ने भयावह तरीके से हंसा। आर्यन ने लियू फैंग को देखा और फिर से उसे सीधे अनदेखा कर दिया। तुम? आर्यन को फिर से उसे अनदेखा करते देख लियू फैंग गुस्से में कांपने लगा। इन दोनों को देखकर झाओ यूफेई आह भरे बिना नहीं रह सकी। ठीक है, अगर तुम अकेले वहां जाना चाहते हो, बस सावधान रहना, झाओ यूफेई ने आर्यन से कहा। मैं रहूंगा, धन्यवाद। ये कहकर आर्यन मुड़ा और रेस्तरां से बाहर निकल गया। शाम को आर्यन अजगर पर्वत श्रृंखला की ओर जा रहा था। वहां भी पुरुषों और महिलाओं के कई समूह अजगर पर्वत श्रृंखला की ओर चल रहे थे। उनमें से कई पावर हाउसों के बारे में बात कर रहे थे, जो खंडहरों का पता लगाने के लिए अपने विशेषज्ञ भेजते हैं। क्या तुमने सुना है, उस मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ के खंडहर का पता लगाने के लिए यहाँ कई बड़ी शक्तियां आई हैं। हाँ, उनमें से अधिकांश सभी मूल कोर क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट हैं। उनमें से सबसे कमजोर ची संघनन क्षेत्र के 5वें चरण में है। बस करो, जल्दी करो और तेजी से बढ़ो, उस मकबरे की रक्षा करने वाले प्रतिबंध जल्द ही हटा दिए जाएंगे। मार्शल सम्राट क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट द्वारा छोड़े गए खंडहर की ओर जाने वाले रास्ते में कई खतरे थे। उन सभी खतरों को पार करने के बाद ही कोई मकबरे तक पहुंच सकता था। आखिरकार मकबरा अजगर पर्वत श्रृंखला में था। कहा जाता है कि अजगर पर्वत श्रृंखला बहुत रहस्यमय और खतरनाक है। आर्यन खंडहर की ओर चल रहा था जब अचानक उसने अपने पीछे से एक आवाज सुनी, बच्चे, तो तुम वास्तव में यहाँ हो। आर्यन ने मुड़कर देखा तो केवल इतना देखा कि काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसे देख रहा था। ची संघनन क्षेत्र के 4थे चरण का विशेषज्ञ। ऊपर और नीचे देखते हुए आर्यन चौंक गया। जब यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति उसके पीछे दिखाई दिया तो उसने हवा में कोई उतार चढ़ाव भी महसूस नहीं किया। छोकरे, आज तुम मरने वाले हो। हमारे युवा नगर प्रमुख को नाराज करने के लिए खुद को दोष दो। युवा नगर प्रमुख? तो ये पता चला कि लियू फैंग ने वास्तव में तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा है। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया और कहा, हालांकि मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। निराश? तुम ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण की एक चींटी के लिए निश्चित रूप से बड़ी बात करते हो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आर्यन को देखा और उस पर ताना मारा। छोकरे, देखो मैं तुम्हें हजारों टुकड़ों में कैसे फाड़ता हूँ। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का हत्या का इरादा उसके चारों ओर उमड़ पड़ा क्योंकि प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा दिखाई दी जिससे ची संघनन क्षेत्र के 4थे चरण की आभा पैदा हुई। अप्रत्याशित रूप से आर्यन के चेहरे पर थोड़ी सी भी डर नहीं दिखाई दिया और उसकी आंखें लड़ने के इरादे से उमड़ पड़ी। उसने अपनी मध्यम स्तरीय सामान्य ग्रेड की तलवार निकाली और जोर से चिल्लाया, चलो देखते हैं कि कौन किसे मारेगा। ये सुनकर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जोर से हंसा। ये छोकरा, क्या वह पागल हो गया था? क्या वह नहीं जानता था कि वह एक विशेषज्ञ था जो उससे 2 चरण ऊपर था? छोकरे, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। जैसा कि उसने कहा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बाहर मुक्का मारा। हिंसक शक्ति बाहर निकली। एक भयानक रूप से उच्च तापमान बढ़ा जिससे हवा तेजी से झुलस गई। मेरा मुक्का लो। काले कपड़े पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आर्यन की छाती की ओर एक मुक्का फेंका। एक मजबूत बल एक बार में बाहर निकल आया। आगामी मौके को देखकर आर्यन ने और कुछ नहीं कहा। अपने हाथ में तलवार पकड़े हुए उसने जोर से वार किया जिससे तलवार से एक मजबूत आभा भयंकर रूप से फूट पड़ी। धमाका। 2 बल एक दूसरे से टकरा गए। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को 5 या 6 कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति चौंक गया था।
उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन की वर्तमान ताकत उसकी भयंकर मुट्ठी को आसानी से नष्ट कर सकती है। प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका दिए बिना आर्यन ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर वार किया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। जब आर्यन ने अपनी तलवार से वार किया तो उसने तुरंत महसूस किया जैसे वह तलवारों के समुद्र में खड़ा था। एक भयानक तलवार ऊर्जा बाहर निकल गई जो उसके पूरे शरीर को तोड़ना चाहती थी। इससे पहले कि वह खुद का बचाव कर पाता, उसका सिर उसके शरीर से काट दिया गया। वह बस ऐसे ही मर गया। लियू फैंग, अगर मैंने तुम्हें उस विशेषज्ञ के मकबरे में देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम मुझे मरा हुआ चाहते हो तो मारे जाने के लिए तैयार रहो। ये कहकर आर्यन फिर से मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ के मकबरे की ओर भागा। जब आर्यन अपने रास्ते में सभी बाधाओं को पार करने के बाद मकबरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि पहले से ही लगभग 300 लोग मौजूद थे। मकबरे पर प्रतिबंध अभी भी था, इसलिए वह केवल इंतजार कर सकता था। सभी 4 दिशाओं के लोगों ने यहां थोड़ी देर इंतजार किया। आखिरकार 1 घंटे के बाद स्वर्ग और दिल के बीच एक अस्थिर आभा दिखाई दी। अगले ही पल भीड़ की उत्साहित नजरों के नीचे मकबरे की रक्षा करने वाला प्रतिबंध एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। ये सच में टूट गया। हाँ, चलो चले, हमें जल्दी करनी चाहिए और पहले प्रवेश करना चाहिए। हाँ, चलो प्रवेश करें। लोगों की भीड़ खंडहर के द्वार की ओर भागी और उसमें प्रवेश कर गई। अगर ये तथ्य नहीं होता कि प्रतिबंध फॉर्मेशन ने अनगिनत वर्षों के उतार चढ़ाव का अनुभव किया था और उसकी शक्ति पूरी तरह से टूट गई थी, तो उनके लिए जबरदस्ती अंदर जाना बहुत मुश्किल होता। उनके दिलों में ये सबसे बड़ा अवसर था। जब तक उन्हें मकबरे के मालिक द्वारा छोड़े गए खजाने मिलते तब तक यह उनके लिए खुशी में अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त होता। आर्यन और बाकी लोग पीछे नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरों के साथ मकबरे में प्रवेश किया। जब वे अंदर घुसे तो उन्होंने पाया कि हॉल बहुत बड़ा था। ये हजारों लोगों को रखने के लिए काफी बड़ा था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ पत्थर की मूर्तियों और जमीन पर धूल के धब्बों के अलावा और कुछ नहीं था। ये हॉल बहुत विशाल लग रहा था। सभी के अंदर भागने के बाद उन्होंने थोड़ी देर चारों ओर देखा, फिर कुछ खजाने खोजने के लिए एक दूसरे से अलग हो गए। आर्यन कई पत्थर की मूर्तियों के पास से गुजरा, उन्हें ध्यान से देखते हुए। वह इन मूर्तियों से कुछ ऊर्जा का उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। ये पत्थर की मूर्तियां शायद साधारण मूर्तियों जितनी सरल नहीं थीं। इस तरह का उतार चढ़ाव बेहद कमजोर था, इतना कमजोर कि मूल कोर क्षेत्र के वे विशेषज्ञ भी अपनी उत्तेजना के कारण इसे महसूस नहीं कर सके। जिस समय उसने मकबरे में प्रवेश किया था तब से आर्यन सावधान था, इसलिए वह इन मूर्तियों से निकलने वाली अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। इसके अलावा उसे ये भी विश्वास नहीं था कि मकबरे का मालिक, वह व्यक्ति जो एक बार मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और अपनी शक्ति से पूरे अजगर देश पर हावी था, वह केवल अपने मकबरे की रक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध बाहर छोड़ देगा। ये बहुत संभावना थी कि कुछ अन्य चीजें भी उसके मकबरे की रक्षा कर रही थीं और यह मकबरा खतरे से भरा था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आर्यन रास्ते पर चला और एक छोटे से लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचा। यहाँ पहले से ही एक व्यक्ति मौजूद था और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वह व्यक्ति एक लड़की थी, हरे रंग की पोशाक पहने हुए थी और एक परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। वह झाओ यूफेई थी। जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो वह मुड़ी और एक परिचित आकृति को अपनी ओर आते देखा। आह, ये तुम हो, हम फिर से मिले। झाओ यूफेई मुस्कुराए। आर्यन ने सिर हिलाया और जवाब में एक मुस्कान दी, फिर पूछा, क्या दरवाजा बंद है? हाँ, ये दरवाजा बंद है। मैं इसे काफी देर से खोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन यह नहीं खुला, झाओ यूफेई ने कुछ निराशा के साथ कहा। दरवाजे को देखते हुए उसने देखा कि वहां कई अजीब पैटर्न थे और दरवाजे के केंद्र में एक छोटा सा छेद था, अखरोट के आकार का। मुझे लगता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत है, आर्यन ने छेद को देखते हुए कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, चलो पहले चाबी ढूंढते हैं, झाओ यूफेई ने कहा और चाबी की तलाश शुरू कर दी। आर्यन ने भी सिर हिलाया और चाबी की तलाश शुरू कर दी। 2 घंटे खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। निराश होकर वे एक बार फिर लोहे के दरवाजे के सामने इकट्ठा हुए। अचानक आर्यन की नजर एक मूर्ति पर पड़ी जो दरवाजे के दाहिनी ओर एक द्वारपाल की तरह खड़ी थी। मुझे लगता है कि मुझे चाबी मिल गई है, आर्यन चिंता से मुस्कुराया। झाओ यूफेई जल्दी से उसकी ओर आए और पूछा, चाबी कहाँ है? आर्यन ने मूर्ति के बाएं कान की ओर इशारा किया। मूर्ति के कान पर एक छोटा लोहे का चाबी एक बाली की तरह लटकी हुई थी।
उस बाली को देखकर झाओ यूफेई ने उसे निकालने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन इस समय आर्यन ने उसे रोक दिया। रुको, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है कि यह मूर्ति साधारण नहीं है। अगर तुम इसे और अधिक ध्यान से देखो तो तुम मूर्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के एक अत्यंत कमजोर उतार चढ़ाव को महसूस कर सकते हो। अधिक सटीक होने के लिए यहाँ मौजूद हर मूर्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव की वही अत्यंत सूक्ष्म उपस्थिति है, आर्यन ने गंभीरता से कहा। आर्यन ने जो कहा उसे सुनकर झाओ यूफेई ने ध्यान से मूर्ति के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करने की कोशिश की और उसने वास्तव में इसे महसूस किया। तब हमें क्या करना चाहिए? अगर मैं गलत नहीं हूं तो जिस पल हम चाबी दूर ले जाएंगे यह मूर्ति हम पर हमला करेगी, झाओ यूफेई ने चिंता से कहा। चलो इसे इस तरह से करते हैं, तुम पहले छिप जाओ। मैं जाकर मूर्ति के कान से चाबी ले लूंगा। लेकिन, कोई लेकिन नहीं, चिंता मत करो, मेरे पास भागने का एक तरीका है। जब मैं चाबी लेने के बाद भाग जाऊंगा तो यह मूर्ति निश्चित रूप से चाबी वापस लेने के लिए मेरा पीछा करेगी और लोहे के गेट से दूर चली जाएगी। उस समय तुम गेट के पास दिखाई देना। मैं चाबी तुम्हारी ओर फेंक दूंगा ताकि तुम गेट खोल सको। उस समय हम गेट में प्रवेश करेंगे, आर्यन ने झाओ यूफेई से कहा। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। क्या होगा अगर तुम मूर्ति से भाग नहीं सके? झाओ यूफेई ने घबराहट में कहा। उसे भी नहीं पता था कि वह एक ऐसे आदमी के लिए इतनी चिंतित क्यों थी जिसे वह इतनी अच्छी तरह से भी नहीं जानती थी। क्या मुझे मत बताओ कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो? आर्यन धूर्तता से मुस्कुराया। कौन तुम्हारे बारे में चिंतित है, बदमाश? झाओ यूफेई के गाल अचानक लाल हो गए क्योंकि वह शर्मा गई थी। हे ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। चलो अब काम पर लग जाते हैं। तुम पहले उस खंभे के पीछे छिप जाओ, मैं उसके बाद चाबी ले लूंगा। आर्यन ने एक खंभे की ओर इशारा किया और कहा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। झाओ यूफेई ने सिर हिलाया और एक खंभे के पीछे छिपने चली गई जो लोहे के दरवाजे के ठीक बाईं ओर था। जब आर्यन ने देखा कि झाओ यूफेई खुद को अच्छी तरह से छिपा चुकी है तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने सामने पत्थर की मूर्ति के कान की ओर अपना हाथ बढ़ाया और जल्दी से उसके कान से चाबी उतार ली। जिस क्षण उसने पत्थर की मूर्ति के कान से बाली उतारी, ऊर्जा की एक तीव्र लहर अचानक हर दिशा से फूट पड़ी। विशाल हॉल में मौजूद सभी मूर्तियों ने आर्यन को देखा और उसकी ओर भागना शुरू कर दिया। ये सौभाग्य की बात थी कि मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ के मकबरे में प्रवेश करने वाले सभी लोग यहाँ नहीं थे। वे सभी पहले ही विशाल हॉल छोड़ चुके थे और मकबरे के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। अन्यथा इस समय यह एक आपदा होती। अजगरी पंख, वह पहले से ही तैयार था। जिस क्षण उसने पत्थर की मूर्ति के कान से चाबी उतारी, उसने तुरंत उड़ने की क्षमता का उपयोग किया जो उसे स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन से मिली थी। बेहद खूबसूरत सुनहरे पैटर्न के साथ काले पंखों की एक बहुत ही सुंदर जोड़ी आर्यन की पीठ से निकल आए। ये स्वर्ग भक्षक दिव्य ड्रैगन के पंख थे। जब पंख दिखाई दिए तो आर्यन ने जल्दी से उन्हें फड़फड़ाया और उस दिशा से अलग एक दिशा में आसमान में उड़ गया जहां झाओ यूफेई छिपी हुई थी। आर्यन हवा में उड़ रहा था और सभी पत्थर की मूर्तियां जमीन पर उसका पीछा कर रही थीं। वे उसका कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वह हवा में था और ये मूर्तियां उड़ नहीं सकती थीं। वे बस जमीन पर भागते रहे, आर्यन का पीछा करते रहे। वे पत्थर की मूर्तियां बेहद भयंकर और अजीब थीं। वे वास्तव में हमला करना जानते थे। वे सभी जमीन से कूदकर आर्यन पर हमला करते रहे। ये सौभाग्य की बात थी कि हॉल बहुत विशाल था और ये मूर्तियां उड़ नहीं सकती थीं। उसके पास पत्थर की मूर्तियों के हमलों से बचने के लिए पर्याप्त जगह थी। इसके शीर्ष पर भले ही पत्थर की मूर्तियों का हमला बेहद भयानक था, फिर भी एक हमले को अंजाम देने के बाद उन्हें हमला करने में कुछ समय लगा। इसलिए आर्यन आसानी से उनसे बचने में सक्षम था। अगर आर्यन की जगह कोई और व्यक्ति होता तो वे अब तक धूल में बदल गए होते। भले ही यह मूल कोर क्षेत्र का एक विशेषज्ञ होता, वे इन पत्थर की मूर्तियों के लिए कोई मुकाबला नहीं होते। आखिरकार पहला, इन पत्थर की मूर्तियों की ताकत मूल कोर क्षेत्र के दूसरे या तीसरे चरण के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर थी। और दूसरा, इतनी सारी पत्थर की मूर्तियों के साथ भले ही मूल कोर क्षेत्र का 9वां चरण का मार्शल आर्टिस्ट होता, वे इन पत्थर की मूर्तियों के लिए कोई मुकाबला नहीं होते। यहाँ सैकड़ों पत्थर की मूर्तियां मौजूद थीं और मुख्य बात यह थी कि भले ही उन पर हमला किया जाता था, उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता था। इसलिए आर्यन अपने ड्रैगन के पंखों के साथ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इन पत्थर की मूर्तियों से सुरक्षित रूप से बच सकता था। पंखों की कितनी सुंदर जोड़ी है। जब झाओ यूफेई ने आर्यन की पीठ पर पंख देखे तो वह पंखों की सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी।
यह एक उड़ने वाला मार्शल आर्ट कौशल होना चाहिए। आखिरकार केवल मार्शल किंग क्षेत्र का एक विशेषज्ञ ही हवा में उड़ सकता है, और वह भी अपनी पीठ के पीछे कोई पंख बनाए बिना। केवल उड़ने वाले मार्शल आर्ट कौशल को ही उनकी पीठ के पीछे पंख बनाने और उन्हें आसमान में उड़ने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन सभी उड़ने वाले मार्शल आर्ट कौशल बहुत कीमती हैं। आर्यन को वास्तव में यह उड़ने वाला मार्शल आर्ट कौशल कैसे मिला? उन पंखों और उसकी गति को देखते हुए ये कम से कम एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक का उड़ने वाला मार्शल कौशल होना चाहिए। यहाँ तक कि मेरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय में केवल 2 उड़ने वाले मार्शल कौशल हैं, और उन उड़ने वाले मार्शल कौशल का उच्चतम ग्रेड उच्च ग्रेड गहन रैंक है। वह सतह पर जैसा दिखता है उससे कहीं अधिक है। झाओ यूफेई ने बहुत धीमी आवाज में बड़बड़ाया, जैसे कि वह खुद से बात कर रही हो। फिर वह खंभे के पीछे से बाहर आए और लोहे के दरवाजे की ओर भागी। जब आर्यन ने देखा कि वह लोहे के दरवाजे तक पहुंच गई है, तो उसने दरवाजे की चाबी झाओ यूफेई की ओर फेंक दी। झाओ यूफेई ने चाबी पकड़ी और उसे लोहे के दरवाजे के छेद में डाल दिया। जब चाबी लोहे के दरवाजे के छोटे से छेद के अंदर डाली गई, तो अचानक लोहे के दरवाजे पर खुदे सभी पैटर्न रोशन हो गए और दरवाजा एक चरचराहट की आवाज के साथ खुल गया। जिस क्षण आर्यन ने चाबी झाओ यूफेई को फेंकी, सभी पत्थर की मूर्तियां उससे चाबी छीनने के लिए झाओ यूफेई की ओर भागी। आर्यन पूरी गति से उड़ा और दरवाजे पर लौट आया। उसने जल्दी से झाओ यूफेई का हाथ पकड़ा और लोहे के दरवाजे में प्रवेश किया। जब वे दोनों अंदर घुसे, तो लोहे का दरवाजा बिजली की गति से खुद ही बंद हो गया। सभी पत्थर की मूर्तियां दरवाजे के पीछे छूट गईं। आह! उन दोनों ने राहत की सांस ली और एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराए और अपने सामने देखने के लिए अपना सिर उठाया। जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके सामने क्या था, उन दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है? आत्मा पत्थर। ये निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर हैं और वे वास्तव में हजारों हैं। वहां 10 मध्य ग्रेड आत्मा पत्थर भी हैं। झाओ यूफेई ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और कमरे के कोने में रखे आत्मा पत्थरों के ढेर को देखा। वहां 5 निम्न ग्रेड आत्मा हथियार, 2 मध्य ग्रेड आत्मा हथियार और 1 उच्च ग्रेड आत्मा हथियार भी हैं। आर्यन ने कमरे के दूसरे कोने की ओर इशारा किया और फिर कहा, सुश्री झाओ, मैं यहाँ वे 2 मध्य ग्रेड आत्मा तलवारें और 10 मध्य ग्रेड आत्मा पत्थर ले लूंगा। बाकी सब आपका है। कैसा रहेगा? ये ठीक है, लेकिन तुम वह उच्च ग्रेड आत्मा हथियार क्यों नहीं लेते? और वहां वे हजारों निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर भी हैं। झाओ यूफेई उलझन में थी जब उसने देखा कि आर्यन ने केवल कुछ चीजें लेना चुना। आर्यन हंसा और कहा, सुश्री झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं उच्च ग्रेड आत्मा हथियार नहीं लेना चाहता, बस यह है कि यह उच्च ग्रेड आत्मा हथियार एक भाला है और मुझे तलवार का उपयोग करना सबसे ज्यादा पसंद है। ये 2 मध्य ग्रेड आत्मा हथियार तलवारें हैं, इसलिए मैं उन्हें ले लूंगा। हजारों निम्न ग्रेड आत्मा पत्थरों के लिए मुझे उनकी जरूरत नहीं है। तुम उन्हें ले सकती हो, मैं केवल ये 10 मध्य ग्रेड आत्मा पत्थर लूंगा। भले ही वे केवल 10 हैं, वे अभी भी 100 निम्न ग्रेड आत्मा पत्थरों के बराबर हैं। आर्यन ने जो कहा उसे सुनकर झाओ यूफेई ने सिर हिलाया, तो मैं विनम्र नहीं बनूंगी। मैं उन चीजों को छोड़कर यहाँ की चीजें ले लूंगी जो तुमने चुनी है। झाओ यूफेई ने अपना हाथ हिलाया और पीछे छूटी हुई सभी वस्तुएं गायब हो गईं। स्थानिक अंगूठी। आर्यन हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि झाओ यूफेई के कब्जे में एक स्थानिक अंगूठी होगी। वह निश्चित रूप से सरल नहीं है। स्वर्ग तलवार संप्रदाय में उसकी स्थिति बहुत ऊंची होनी चाहिए। कमरे में सभी चीजें लेने के बाद उन्होंने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या उन्होंने कुछ और याद किया है। मुझे लगता है कि उस दीवार के बारे में कुछ अजीब है। झाओ यूफेई ने अपनी बाईं ओर एक दीवार की ओर इशारा किया। आर्यन ने दीवार को देखा और भौहें चढ़ा ली। ये दीवार वास्तव में अन्य दीवारों से अलग थी। ये कुछ दुर्लभ सामग्रियों से बनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ की रक्षा कर रही हो। मुझे लगता है कि हमें इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, आर्यन ने कहा। झाओ यूफेई ने सिर हिलाया और दीवार पर एक भयानक हमला किया। आर्यन ने इसमें भाग नहीं लिया और दूर खड़ा रहा। झाओ यूफेई मूल कोर क्षेत्र की एक विशेषज्ञ थी और वह सिर्फ ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण में था। वह ज्यादा मदद नहीं कर सकता था। धमाका! एक जोरदार आवाज आए और एक आकृति हवा में फेंक दी गई। वह आकृति झाओ यूफेई थी। जब उसने दीवार को तोड़ने के लिए हमला किया तो दीवार नहीं टूटी, बल्कि वह दीवार से एक पलटवार बल से हवा में फेंक दी गई। दीवार की रक्षा करने वाला एक अवरोध है, झाओ यूफेई ने कहा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि दीवार की रक्षा करने वाला एक अवरोध होगा। अब हमें क्या करना चाहिए?
झाओ यूफेई ने अपने मुंह के कोने से खून साफ किया और आर्यन को देखते हुए पूछा, अगर यहाँ एक अवरोध है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा होगा जो अवरोध को मजबूत करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहा है। आर्यन ने कहा और हर जगह देखना शुरू कर दिया, कुछ खोज रहा था। आर्यन ने जो कहा उसे सुनकर झाओ यूफेई ने भी कुछ ऐसा खोजना शुरू कर दिया जो इस अवरोध को हजारों साल पहले से अब तक अपनी गति जारी रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सके। उन दोनों ने काफी देर तक खोज की लेकिन कुछ नहीं मिला। अब हमें क्या करना चाहिए? झाओ यूफेई ने अपने सामने उस युवक को देखा। इस युवक ने जिस क्षण से उसने उसे देखा है, उसने जो कुछ भी किया है उससे उसे हमेशा आश्चर्यचकित किया है। वे यादें अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी जब सभी पत्थर की मूर्तियों ने आर्यन का पीछा किया, क्योंकि उसने खुद को उस कमरे के लोहे के दरवाजे को खोलने के लिए एक चारा के रूप में इस्तेमाल किया था जिसमें वे वर्तमान में थे। वह नहीं जानती थी कि कैसे, लेकिन उसे विश्वास था कि आर्यन निश्चित रूप से दीवार की रक्षा करने वाले अवरोध को तोड़ने का तरीका खोज लेगा। वे दोनों उत्सुक थे कि अजीब दीवार के पीछे क्या था जिसे बचाने के लिए इस स्तर के अवरोध की आवश्यकता थी। आर्यन एक पल के लिए चुप रहा, फिर उस अवरोध को देखा जो अजीब दीवार की रक्षा कर रहा था। मुझे लगता है कि मुझे उस चीज को आजमाना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होगा, आर्यन ने सोचा और कहा, मुझे एक कोशिश करने दो। आर्यन अवरोध के पास आया और अपने हाथ उस पर रखे और 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत को प्रसारित करना शुरू कर दिया। वह क्या कर रहा है? झाओ यूफेई भ्रमित थी जब उसने आर्यन को अपना हाथ अवरोध पर रखते देखा। वह नहीं समझती थी कि आर्यन अब क्या करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वह उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे एक मजबूत एहसास था कि आर्यन फिर से कुछ ऐसा करेगा जो उसे आश्चर्यचकित करेगा। निगल जाओ, आर्यन ने अपने दिल में चिल्लाया। गरज! उसके चेतना के समुद्र में एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और अचानक अवरोध से सारी ऊर्जा एक बाढ़ की तरह उसके शरीर में बहने लगी। आह! वह दर्द में कराह उठा। वहां बहुत ज्यादा ऊर्जा थी और अगर ये लंबे समय तक जारी रहा तो उसका शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा। आर्यन, क्या हुआ? आर्यन की दर्द भरी चीख के कारण झाओ यूफेई डर गई। वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ी। कुछ नहीं, तुम वहीं खड़ी रहो, यहां मत आओ। आर्यन ने दर्द सहा और बहुत कठिनाई से कहा। वह वर्तमान में 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत को प्रसारित कर रहा था और अपने शरीर में आने वाली ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहा था। धमाका! कुछ समय बाद उसने एक बार फिर सफलता प्राप्त की और ची संघनन क्षेत्र के दूसरे चरण से ची संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण तक पहुंच गया। इस तरह की स्थिति में आर्यन को सफलता प्राप्त करते देखकर झाओ यूफेई चकित हुए बिना नहीं रह सकी। ये कैसे हो सकता है? उसने अभी अभी ची संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण में सफलता प्राप्त की। वह थोड़ी देर पहले अभी भी दर्द में कराह रहा था, लेकिन अब आर्यन लगातार ऊर्जा को निगल रहा था और जब वह ची संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर पर पहुंचा तो उसने अपना हाथ अवरोध से उठा लिया। बहुत ज्यादा ऊर्जा! इतनी सारी निगलने के बाद भी अभी भी कुछ ऊर्जा बची है, आर्यन ने सोचा। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? झाओ यूफेई ने चिंता से पूछा जब उसने आर्यन को अवरोध से अपना हाथ उठाते देखा। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, आर्यन मुस्कुराया। कुछ कारणों से जब उसने झाओ यूफेई की चिंता देखी तो उसे अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। शुरुआत से ही उसने कभी किसी और की परवाह महसूस नहीं की थी। एक दिन सिल्वर मून सेक्ट के 5वें गुरु ये फैन आए और उसे अंदर ले गए। वह पहली बार था जब उसने अपने दिल में गर्माहट महसूस की। उसने 5वें गुरु ये फैन को अपना पिता माना, लेकिन 5वें गुरु ये फैन की मृत्यु के बाद उसे एक बार फिर छोड़ दिया गया। अब झाओ यूफेई को उसके बारे में चिंतित देखकर उसने वास्तव में गर्माहट महसूस की और अपने दिल की गहराई से उसे देखकर मुस्कुराया। जब झाओ यूफेई ने आर्यन को इतनी प्यारी मुस्कान देते देखा तो उसने अपने दिल को धड़कते हुए महसूस किया और शर्मा गई। उसके गोरे सफेद गाल हल्के लाल हो गए। उस समय तुम्हें क्या हुआ था? तुम दर्द में कराह रहे थे और अचानक अपनी खेती के क्षेत्र के अगले चरण में सफल हो गए। झाओ यूफेई जल्दी से मुड़ी और अवरोध द्वारा संरक्षित दीवार को देखते हुए पूछा। वह इस समय एक अज्ञात कारण से आर्यन की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये कुछ नहीं है, मैं बस ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं एक गुप्त विधि से इस अवरोध को तोड़ सकता हूं या नहीं। मैं वर्तमान में कमजोर हूं और उस गुप्त तकनीक का उपयोग करने में असमर्थ हूं। इसलिए जब मैंने जबरदस्ती इसका इस्तेमाल किया तो यह उल्टा पड़ गया और मुझे कुछ दर्द हुआ। आर्यन ने एक यादृच्छिक उत्तर बनाया और झाओ यूफेई को दे दिया। आखिरकार वह ये नहीं कह सकता था कि उसके पास ऊर्जा वाली किसी भी चीज को निगलने की क्षमता है।
आर्यन ने अवरोध से ऊर्जा को निगलना जारी नहीं रखा क्योंकि वह बहुत तेजी से स्तर बढ़ा रहा था। हालांकि उसकी नींव बहुत ठोस थी, लेकिन बहुत तेजी से खेती करने के अपने खुद के झटके होते हैं। ठीक है, मैंने पता लगा लिया कि वह चीज कहाँ है जो लगातार इस अवरोध को ऊर्जा प्रदान कर रही है। आर्यन मुस्कुराया। जब वह अवरोध से ऊर्जा निगल रहा था तो उसने देखा कि ये बड़ी मात्रा में ऊर्जा कहाँ से आ रही थी, और वह अवरोध की ऊर्जा का स्रोत था। कहाँ? आर्यन को ये कहते हुए सुनकर कि उसने पहले ही पता लगा लिया है कि ऊर्जा का स्रोत कहाँ है, उसकी आंखें चमक उठीं। ये जानना जरूरी है कि ऊर्जा हजारों सालों से इसे मजबूत करने के लिए लगातार अवरोध में बह रही थी। वह चीज निश्चित रूप से एक खजाना है। यह उस दीवार के अंदर है। यह उस चीज के कारण है। दीवार इतनी अजीब लग रही थी। आर्यन ने दीवार की ओर इशारा किया। तो यह इस तरह है। कोई आश्चर्य नहीं, लंबे समय तक खोजने के बाद भी हम यहाँ कुछ भी नहीं ढूंढ पाए। झाओ यूफेई को अचानक एक एहसास हुआ। हमें पहले इस अवरोध को तोड़ना होगा। लेकिन कैसे? झाओ यूफेई ने एक बार फिर एक समाधान के लिए सोचना शुरू कर दिया। सुश्री यूफेई, चिंता मत करो, मेरे पास अवरोध को तोड़ने का एक तरीका है, आर्यन ने कहा। उसने लगभग सारी ऊर्जा अवशोषित कर ली थी। केवल थोड़ी सी ऊर्जा उस चीज के अंदर बची थी जो अवरोध को ऊर्जा प्रदान कर रही थी। अवरोध को लगातार ऊर्जा प्रदान करने के बाद ऊर्जा स्रोत अपनी ऊर्जा के 5% से भी कम के साथ बचा था। अब आर्यन ने 5% ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित कर लिया, सीधे ची संघनन क्षेत्र के शुरुआती दूसरे चरण से ची संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण के शिखर तक सफलता प्राप्त कर ली। तो मूल रूप से वह ऊर्जा स्रोत अपनी मूल ऊर्जा का केवल थोड़ा सा हिस्सा ही बचा था। ये केवल कुछ और समय के लिए अवरोध को अपनी ऊर्जा प्रदान कर सकता था और फिर यह अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर देगा। इस अवरोध को तोड़ने का क्या तरीका है? झाओ यूफेई ने कुछ उम्मीद से उसकी ओर देखा। 2 तरीके हैं। पहला, कुछ देर इंतजार करना है। ऊर्जा स्रोत के खत्म होने के कारण अवरोध अपने आप टूट जाएगा। हजारों साल बाद इसकी ऊर्जा अब 1% से भी कम बची होनी चाहिए। इसलिए आधे दिन या पूरे दिन इंतजार करना इसके स्रोत से इसकी सारी ऊर्जा को खत्म करने के लिए काफी होना चाहिए। और दूसरा, हम अपने शक्तिशाली चालों से हमला करेंगे। अवरोध अपने स्रोत से अधिक ऊर्जा का उपभोग करेगा और तेजी से खत्म हो जाएगा। ये हमारी कुछ चालों के बाद टूट जाएगा। हमें अवरोध को अपने आप टूटने देने के लिए आधे दिन या पूरे दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने झाओ यूफेई को अपना सिद्धांत समझाया। तुम्हें कैसे पता कि अवरोध की ऊर्जा के स्रोत में उसकी मूल ऊर्जा का 1% से भी कम बचा है? झाओ यूफेई ने तुरंत आर्यन के स्पष्टीकरण में एक दोष पकड़ा। ये लड़की वास्तव में खतरनाक है। आर्यन बोलते समय सावधान हुए बिना नहीं रह सका। मैंने जो देखा है उससे यह अवरोध लगभग 10,000 साल से यहाँ है और यह खुद को मजबूत करने और अपनी गति बनाए रखने के लिए इतने लंबे समय तक लगातार अपने स्रोत से ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। साथ ही मेरे पास एक गुप्त तकनीक है जो इसकी ताकत की गणना कर सकती है। जब मैंने अवरोध को छुआ उस समय मैं गणना कर रहा था कि ऊर्जा स्रोत में कितनी ऊर्जा बची है। इसलिए मैंने कहा कि ऊर्जा स्रोत में 1% से भी कम ऊर्जा बची है। हाँ, यह मेरे द्वारा अभी अभी कही गई बात से अलग हो सकता है क्योंकि यह मेरी पहली बार इस गुप्त तकनीक का उपयोग करके कुछ गणना कर रहा हूँ। आर्यन शर्मिंदा होकर हंसा। अगर तुम कारण नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तुम बहाने क्यों बना रहे हो? झाओ यूफेई ने मुंह फुलाया। उसे आर्यन ने अभी अभी जो कहा था उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। न केवल मेरा वायु तत्व के साथ संबंध है, मैं एक विशेष क्षमता के साथ भी पैदा हुई थी। मैं किसी के दिल में किसी भी उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती हूँ। चाहे वह डर, उत्तेजना या अन्य चीजों के कारण हो, मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। तुम अभी स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे दिल की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, झाओ यूफेई ने उससे कहा और मुड़ गई, अवरोध को देखते हुए। आर्यन उस हद तक शर्मिंदा था जहां वह खुद के लिए एक छेद ढूंढना चाहता था और वहां छिपना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि झाओ यूफेई के पास इस तरह की विशेष क्षमता है। सुश्री झाओ, मुझे माफ करना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, बस मैं नहीं बता सकता। आर्यन ने शर्मिंदा होकर झाओ यूफेई को देखा और कहा, ठीक है, मैंने बस इतना कहा कि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ यूफेई ने उसे देखकर मुस्कुराया। ठीक है, हमें एक साथ हमला करने की जरूरत है ताकि यह घटिया अवरोध तेजी से टूट सके। उन दोनों ने सिर हिलाया और अपने सबसे शक्तिशाली हमलों के साथ अवरोध पर हमला करना शुरू कर दिया। स्वर्ग तलवार कटाव। पहला कटाव। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी।
आर्यन का हमला कुएं में डूबते पत्थर की तरह था। उसका हमला अवरोध पर उतरने वाला पहला था और केवल अवरोध पर हल्का सा हलचल पैदा हुई। उसकी तुलना में जब झाओ यूफेई ने अवरोध पर हमला किया तो उसकी तलवार से एक भयानक तलवार क्यूई बाहर निकली। यह ऐसा था जैसे सैकड़ों तलवारें एक ही समय में एक ही जगह पर हमला कर रही थीं। पास की हवा भी ब्लेड की तरह तेज हो गई और यह उसकी तलवार के साथ मिल गई और अवरोध से टकरा गई। आर्यन उसके इस हमले से चकित था। यह एक बहुत शक्तिशाली हमला था। उसने कभी ऐसा हमला नहीं देखा था। धमाका! जब उसका हमला अवरोध पर उतरा तो अवरोध पर एक बहुत तेजी से उतार चढ़ाव दिखाई दिया और एक पल के बाद वहां एक दरार देखी जा सकती थी। उसी समय अवरोध ने खुद की मरम्मत कर ली। अवरोध पर एक दरार थी। अगर तुम एक बार फिर हमला करती हो तो मुझे लगता है कि अवरोध तुरंत टूट जाएगा, आर्यन ने उत्साहित होकर कहा। जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि वह उसे बहुत अजीब नजर से देख रही थी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आर्यन उसकी नजर से उलझन में था। क्या वह वास्तव में तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हमला था? झाओ यूफेई ने पूछा। वह अभी भी उसे अजीब तरह से देख रही थी। आर्यन उसे सुनकर दंग रह गया। वह कड़वाहट से हंसे बिना नहीं रह सका। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी इस समय उसका सबसे शक्तिशाली हमला था। यह एक निम्न ग्रेड सामान्य रैंक का मार्शल कौशल था। ये कौशल कुछ ऐसा था जो उसे सिल्वर मून सेक्ट में तब मिला था जब उसने सेक्ट में प्रवेश किया था। जब आर्यन ने इस कौशल से अवरोध पर हमला किया तो झाओ यूफेई उससे हैरान रह गई। जिस क्षण से वह उससे मिली वह हमेशा उससे हैरान रहती थी। उसकी आंखों में ये युवक रहस्य से घिरा हुआ था। आर्यन के सबसे शक्तिशाली हमले को देखकर, जो एक निम्न ग्रेड सामान्य रैंक का मार्शल कौशल था, वह एक बार फिर हैरान थी। लेकिन यह आश्चर्य पहले से अलग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस युवक का सबसे शक्तिशाली हमला एक निम्न ग्रेड सामान्य रैंक का हमला होगा। झाओ यूफेई हमेशा आर्यन को बहुत ऊंचा मानती थी। उसने सोचा कि उसका सबसे शक्तिशाली कौशल कम से कम एक उच्च ग्रेड सामान्य रैंक का मार्शल कौशल होगा। आर्यन ने अपने अंगूठे से अपनी नाक को छुआ और उसे थोड़ा रगड़ा, फिर कहा, सुश्री झाओ, यह ऐसा है, मैं सिल्वर मून सेक्ट एक तीसरे ग्रेड के संप्रदाय से था। जब मैंने संप्रदाय में प्रवेश किया तो मैंने ये कौशल सीखा। मेरे गुरु, जो सिल्वर मून सेक्ट के 5वें गुरु भी थे, ने मुझसे कहा कि जब मैं शरीर तल के क्षेत्र के 6ठे चरण तक पहुंच जाऊंगा तो मैं और अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीख सकता हूं। लेकिन जब मैं शरीर तल के क्षेत्र के 6ठे चरण तक पहुंचा तो मेरे गुरु पहले ही मर चुके थे और मुझे एक दवा लड़के के रूप में कम कर दिया गया था। जिस क्षण से मेरे गुरु की मृत्यु हुई, मुझे हमेशा संप्रदाय में मेरे वरिष्ठों द्वारा धमकाया गया। संप्रदाय के गुरु भी मुझे नीचा देखते थे। मुझे उस मंडप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी जहां मार्शल कौशल संग्रहित हैं। मुझे अब संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया है, इसलिए मुझे और अधिक शक्तिशाली मार्शल कौशल सीखने का कोई मौका नहीं मिला। इसलिए मेरा सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल जो मेरे पास अभी है, वह केवल निम्न ग्रेड सामान्य रैंक का मार्शल कौशल है। झाओ यूफेई आर्यन के अतीत को जानने के बाद दंग रह गई। उसने कहा, ओह, तो तुम सिल्वर मून सेक्ट से थे। उन्होंने तुम्हारे जैसे प्रतिभा को बाहर निकाल दिया। वे निश्चित रूप से भविष्य में पछताएंगे। भले ही वे न करें, मैं उन्हें उनके फैसलों पर पछतावा करवाऊंगा। आर्यन ने अपने दोनों हाथों को कसकर भींच लिया। उसे अचानक वे अपमान याद आए जो उसे सिल्वर मून सेक्ट से मिले थे। आर्यन की वर्तमान अभिव्यक्ति देखकर झाओ यूफेई ने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, चलो अवरोध तोड़ते हैं। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अवरोध पर हमला करूंगा। आखिरकार अगर तुम हमला भी करते हो तो तुम्हारा हमला लगभग कुछ नहीं करेगा। आर्यन ने सिर हिलाया और अवरोध से दूर खड़ा हो गया। झाओ यूफेई ने एक बार फिर अवरोध पर अपना हमला किया। स्वर्ग तलवार कटाव, पहला कटाव। एक बार फिर उसकी तलवार से वह भयानक तलवार क्यूई निकली जो सैकड़ों तलवारों के एक ही बिंदु पर एक ही समय में हमला करने जैसा था। अवरोध पर फिर से एक दरार दिखाई दी। स्वर्ग तलवार कटाव, दूसरा कटाव। यह तलवार कटाव पहले वाले से भी अधिक भयानक था। ये स्वर्ग तलवार कटाव का दूसरा कटाव था। मार्शल कौशल को 4 रैंकों में विभाजित किया गया है। ये हैं पीला, गहन, पृथ्वी और स्वर्ग रैंक। उन्हें आगे 3 ग्रेड में विभाजित किया गया है, निम्न ग्रेड, मध्य ग्रेड और उच्च ग्रेड। स्वर्ग तलवार कटाव एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक का मार्शल कौशल था। इसमें कुल 3 कटाव हैं। हर एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। जब झाओ यूफेई ने स्वर्ग तलवार कटाव के दूसरे कटाव से हमला किया तो उसके चारों ओर एक भयानक तलवार क्यूई दिखाई दी। इसके शीर्ष पर उसकी वायु तत्वों द्वारा उसकी तलवार क्यूई का समर्थन करने के साथ वह तलवार हमला पहाड़ की गहराई से फूटते हुए लावा जैसा था।
तुरंत उसका हमला दीवार की रक्षा करने वाले अवरोध से टकराया और एक जोरदार आवाज निकली। धमाका। अवरोध कई टुकड़ों में टूट गया और हवा में बिखर गया। कुछ समय बाद ये धीरे धीरे पतली हवा में गायब हो गया। अपने तलवार हमले को देखकर आर्यन का मुंह के आकार में खुल गया था। उसने कभी इतना भयानक हमला नहीं देखा था। झाओ यूफेई की हालत ठीक नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह ऊर्जा से बाहर थी। उस तलवार हमले ने उसके शरीर से सारी आध्यात्मिक ऊर्जा चूस ली थी। मूल कोर क्षेत्र के शिखर पर अपनी ताकत के साथ वह ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तलवार कटाव के पहले कटाव की शक्ति दिखा सकती थी। लेकिन अवरोध को तोड़ने के लिए उसने जबरदस्ती स्वर्ग तलवार कटाव के दूसरे कटाव का इस्तेमाल किया। उसके इस काम से उसके शरीर को बहुत नुकसान हुआ। उसके दोनों हाथों से खून बह रहा था। झाओ यूफेई ने एक गोली की बोतल से एक गोली निकाली और गोली निगल ली। उसके शरीर से खून का बहना तुरंत बंद हो गया। उसके शरीर के घाव भी ठीक होने लगे। रैंक 3 उपचार गोली, जेड स्पिरिट गोली। आर्यन ने उस गोली को पहचान लिया जिसे झाओ यूफेई ने निगला था। उसने प्राचीन गोली देवता की स्मृतियों के साथ विलय कर लिया था, इसलिए वह आसानी से बता सकता था कि वह कौन सी गोली खा रही थी। तुमने गोली को पहचान लिया। झाओ यूफेई यह जानकर हैरान थी कि आर्यन ने पहचान लिया कि वह कौन सी गोली खा रही थी। उसकी आंखों में आर्यन, जो सिल्वर मून सेक्ट, एक तीसरे ग्रेड के संप्रदाय से आया था, उसे यह बताने में सक्षम नहीं होना चाहिए था कि उसने कौन सी गोली खाई थी। लेकिन यह उसके सोचने के विपरीत था। हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी चोटें ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। झाओ यूफेई ने सिर हिलाया। वह आर्यन के बारे में अधिक से अधिक सतर्क दिखाई देने लगी। यहाँ तक कि लियू फैंग और उसके पिता, जो एक अपेक्षाकृत बड़े शहर में रहते हैं और शाही शहर के शाही परिवार से जुड़े हुए हैं, एक रैंक 3 गोली को पहचानने में सक्षम नहीं थे, लेकिन आर्यन ने किया। गोलियों और किमियागरों को रैंक 1 से रैंक 9 तक 9 रैंकों में विभाजित किया गया है। रैंक 1 ची संघनन क्षेत्र के कृषकों के लिए एक गोली थी। रैंक 2 गोली मूल कोर क्षेत्र के लिए थी और इसी तरह शरीर तल के क्षेत्र के कृषकों के लिए बिना किसी ग्रेड के एक साधारण गोली पर्याप्त थी। अजगर देश में एक रैंक 3 गोली बहुत दुर्लभ थी और रैंक 3 किमियागरों का बहुत सम्मान किया जाता था। यहाँ तक कि स्वर्ग तलवार संप्रदाय जैसा एक महान संप्रदाय भी उन्हें रखने और उन्हें अपने संप्रदाय के लिए काम करने देने के लिए कोई भी कीमत चुकाएगा। अजगर देश में बहुत कम रैंक 3 किमियागर हैं, इसलिए जेड उपचार गोली जैसी एक रैंक 3 गोली को पहचानना जो रैंक 3 गोलियों के बीच भी दुर्लभ है, उसके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। आर्यन झाओ यूफेई की आंखों में अधिक से अधिक रहस्यमय दिखाई देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोहरे की एक मोटी परत से ढका हुआ है जिसे वह देख नहीं सकती थी। अब हमें इस अजीब दीवार को तोड़ना होगा और हम देख सकते हैं कि दीवार के पीछे क्या है जिसे इस तरह की सुरक्षा की जरूरत है। आर्यन ने दीवार को देखा। तुम पहले आराम करो, तुम्हारी चोटें अभी भी हैं और ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। अगर तुम फिर से हमला करती हो तो ये तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस अजीब दीवार पर हमला करने जा रहा हूं, आर्यन ने झाओ यूफेई से कहा और एक मुट्ठी बनाई। वह मुट्ठी लाल रोशनी से चमक रही थी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से दीवार पर हमला किया। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी, धमाका। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी, धमाका। पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी, धमाका। उसने लगातार अपने निम्न ग्रेड सामान्य रैंक के मार्शल कौशल पर्वत ढहाने वाली मुट्ठी से हमला किया। वह दीवार कुछ अज्ञात अयस्क से बनी थी। उसके लिए अपने निम्न ग्रेड सामान्य रैंक के मार्शल कौशल से अजीब दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल था। अजीब दीवार पर हमला करने के अपने महान प्रयासों के साथ वह अजीब दीवार आखिरकार आधे घंटे के बाद ढह गई। खांसी, खांसी। उस छोटे से कमरे में हर जगह धूल फैल गई। उन दोनों को खांसी आने लगी। धूल के कारण वे कमरे में कुछ भी नहीं देख सकते थे। जब धूल बैठ गई, चीजें अधिक से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद वे ढहने के बाद दीवार के मलबे में ऊर्जा के स्रोत की तलाश करने लगे। झाओ यूफेई की नजर अचानक एक वस्तु पर पड़ी जो एक छोटे धातु के गोले की तरह लग रही थी जो एक आधे टूटे हुए ईंट में जड़ा हुआ था। वह धातु का गोला सुनहरी चमक के साथ चमक रहा था। आर्यन, इस गोले को देखो, क्या यह ऊर्जा का स्रोत है? झाओ यूफेई ने आर्यन को सुनहरा धातु का गोला दिखाया। आर्यन ने सुनहरा धातु का गोला लिया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। वह उस सुनहरे धातु के गोले से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक निशान बाहर आते हुए महसूस कर सकता था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस धातु के गोले को छोड़कर उस अजीब दीवार के मलबे में और कुछ नहीं है। आर्यन ने अपने चारों ओर देखा और कहा, यह धातु का गोला कुछ अजीब लग रहा है।
इसके अंदर स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक कण भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी समय समय पर इस सुनहरे धातु के गोले से आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर आ रही है। आर्यन ने सुनहरा धातु का गोला झाओ यूफेई को लौटा दिया और एक निश्चित दिशा की ओर देखा। वहां कभी एक अजीब दीवार खड़ी थी, लेकिन अब उस जगह पर एक गुफा देखी जा सकती थी। क्या वह दीवार इस गुफा की रक्षा कर रही थी? इसके अंदर क्या है? चलो वहां चलते हैं और देखते हैं। झाओ यूफेई ने गुफा को देखा और आर्यन से कहा, चलो चलें। आर्यन और झाओ यूफेई ने अपना कदम आगे बढ़ाया और गुफा में प्रवेश किया। वह गुफा अंधेरे से भरी हुई थी। गुफा के अंदर रोशनी का एक कण भी नहीं था। वहां केवल एक सीधा रास्ता था जो गुफा की गहराई तक जाता था। आर्यन और झाओ यूफेई अंधेरी गुफा में चल रहे थे। समय समय पर उनका सामना चमगादड़ों के एक समूह से होता था। उस गुफा में, जहां केवल अंधेरा था और समय समय पर पंख फड़फड़ाने की आवाज अंदर से निकलती थी और फिर चमगादड़ों का एक समूह उन दोनों की ओर उड़ता था। इसने उनमें डर पैदा कर दिया। झाओ यूफेई ने आर्यन का हाथ छीन लिया और उसे बहुत कसकर पकड़ लिया। ये पहली बार था झाओ यूफेई ने इस तरह की स्थिति का सामना किया जहां केवल अंधेरा था और कुछ नहीं। इससे वह वास्तव में बहुत डर गई थी। और उसके ऊपर यह अंधेरी गुफा इतनी शांत थी कि चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। आर्यन एक पल के लिए दंग रह गया। उस गहरे अंधेरे में वह कुछ भी नहीं देख सकता था, यहां तक कि अपना हाथ भी नहीं। वह केवल एक नर्म हाथ को कसकर अपने हाथ को पकड़े हुए महसूस कर सकता था। आर्यन थोड़ा कांप गया। वह नहीं जानता था कि यह भावना क्या थी जब झाओ यूफेई ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन वह सहज रूप से इसे हमेशा के लिए महसूस करना चाहता था। वह उसका हाथ पकड़े रहना चाहता था। आर्यन ने अपना सिर हिलाया और अपनी वर्तमान भावना को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। वे दोनों इस अंधेरी गुफा में थे और वे अचानक किस खतरे का सामना करेंगे, यह उन्हें अज्ञात था। इसलिए उन्हें यहां और अधिक सावधान रहना चाहिए। लगभग 500 मीटर चलने के बाद उन्होंने अचानक अपने सामने रोशनी की एक किरण को चमकते देखा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और रोशनी की उस किरण की ओर बढ़े। वे रोशनी की किरण की ओर जितना करीब चलते थे, वह रोशनी की किरण उतनी ही बड़ी होती जाती थी। जब वे रोशनी की किरण के सामने पहुंचे तो वे चकित थे जो उन्होंने देखा। उनके सामने एक छोटी सी झील थी। उस झील के पीछे एक बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत सारे फल थे। उन्होंने फलों को गिना और पाया कि वहां कुल 20 फल थे। वहां से कुछ दूरी पर बांस से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वे पहले झील के सामने पहुंचे। वह झील सिर्फ एक सामान्य झील थी, लेकिन उन्होंने देखा कि झील के केंद्र में एक तलवार थी। तलवार के शरीर का आधे से अधिक हिस्सा झील में डूब रहा था, केवल उसकी मूंछ देखी जा सकती थी। सुश्री झाओ, वह तलवार, मैं इसे चाहता हूं। तुम देखो, मेरे पास एक अच्छा हथियार नहीं है। आर्यन ने कुछ शर्मिंदगी में झाओ यूफेई की ओर देखा। लेकिन वह क्या कर सकता है? अगर वह एक अच्छा हथियार चाहता है तो उसे साहसी बनना होगा और पूछना होगा कि वह क्या चाहता है। ठीक है, मेरे पास पहले से ही एक बहुत अच्छी तलवार है, इसलिए मुझे दूसरी तलवार की जरूरत नहीं है। तुम इसे ले सकते हो। झाओ यूफेई भी जानती थी कि आर्यन के पास केवल एक मध्य स्तरीय सामान्य रैंक का हथियार था, इसलिए उसने बस आर्यन से कहा कि वह उस तलवार को ले सकता है जो उनके सामने थी। आर्यन झील में कूद गया और तलवार की मूठ की ओर तैरना शुरू कर दिया। वह झील के केंद्र में तलवार के पास पहुंचा, अपना हाथ उठाया और तलवार की मूठ पकड़ ली। अचानक आर्यन दर्द से चिल्ला उठा। जिस क्षण उसने तलवार पकड़ी, तलवार से आ रही तलवार क्यूई की एक विशाल मात्रा ने उसके शरीर पर हमला कर दिया। उसके शरीर की सभी नसें टूटने लगीं। उसने महसूस किया कि सैकड़ों तलवारें एक साथ उसके शरीर को अंदर से काटना शुरू कर दिया। आर्यन, क्या हुआ? आर्यन की दर्द भरी चीख सुनकर झाओ यूफेई चिंतित हो गई। वह झील में कूदने ही वाली थी कि आर्यन की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। यहां मत आओ, अभी झील में बहुत ज्यादा तलवार क्यूई है। ये तलवार क्यूई बहुत मजबूत है। अगर तुम झील में आओगी तो तुम घायल हो जाओगी। लेकिन तुम मेरी चिंता मत करो, तुम वहीं रुको। इससे पहले कि झाओ यूफेई अपना वाक्य पूरा कर पाती, आर्यन ने एक बार फिर उसे इंतजार करने और झील में न आने के लिए कहा। तलवार क्यूई बहुत शक्तिशाली थी। वह नहीं जानता था कि इस स्थिति में क्या करना है। उसकी कई नसें बुरी तरह से घायल हो गई थीं। तलवार क्यूई धीरे धीरे उसके डांटियन की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर आर्यन चिंतित हो गया। इससे पहले कि तलवार क्यूई उसके शरीर पर हमला कर पाती, उसके दिल से एक जोरदार धमक की आवाज आई। स्वर्गीय मोती ने शुद्ध ऊर्जा की एक धारा जारी की। शुद्ध ऊर्जा की वह धारा उसके शरीर में फैलने लगी। वह सभी तलवार क्यूई जो शुद्ध ऊर्जा की उस धारा के संपर्क में आई,
गायब हो गई जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। उसके शरीर से सभी हमलावर तलवार क्यूई को साफ करने के बाद शुद्ध ऊर्जा की वह धारा उसके डांटियन में प्रवेश कर गई। जब वह आर्यन के डांटियन में आध्यात्मिक ऊर्जा को छूती है तो यह उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी शुद्ध करने लगी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी शुद्ध और सघन होने लगी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध करने के बाद स्वर्गीय मोती से आने वाली शुद्ध ऊर्जा की वह धारा उसके शरीर के हर छिद्र में प्रवेश कर गई। उसका शरीर और भी मजबूत हो गया। आर्यन को आपदा से फायदा हुआ। जब सब कुछ सामान्य हो गया तो आर्यन ने तलवार को झील से बाहर निकाला। उस क्षण आर्यन ने महसूस किया कि वह उस तलवार से जुड़ा हुआ था। उसने आह भरी। स्वर्गीय मोती ने न केवल उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को शुद्ध किया और उसके शरीर को मजबूत बनाया, इसने उसे तलवार को वश में करने में भी मदद की। तलवार प्राप्त करने के बाद आर्यन ने ये देखने के लिए ध्यान से नहीं देखा कि यह तलवार किस रैंक की थी। वह तैरकर वापस झाओ यूफेई के पास लौट आया। क्या तुम ठीक हो? वह अभी भी कुछ चिंतित थी। जब उसने आर्यन की दर्द भरी चीख सुनी तो वह नहीं जानती थी क्यों, लेकिन उसके दिल को थोड़ा दुख हुआ। अब जब आर्यन उसके पास लौट आया तो उसने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो, आर्यन ने उसे देखकर मुस्कुराया। आर्यन ने अपने हाथ में तलवार को देखा। यह एक लंबी पतली तलवार थी। वह तलवार ऐसी आभा दे रही थी जैसे कि वह सिर्फ मारने के लिए बनाई गई हो। झाओ यूफेई भी उस तलवार की आभा से आकर्षित हुई। उसने आर्यन के हाथ से तलवार ली और उसे ध्यान से देखा। यह तलवार एक उच्च ग्रेड आत्मा हथियार है, झाओ यूफेई ने कुछ आश्चर्यचकित लहजे में कहा। यह जानना जरूरी था कि अजगर देश में आत्मा हथियार बहुत दुर्लभ है, खासकर उच्च ग्रेड आत्मा हथियार। अजगर देश में कुछ बड़े संप्रदायों के संप्रदाय नेता भी केवल निम्न या मध्य ग्रेड आत्मा हथियार का उपयोग करते हैं। केवल कुछ। वास्तव में महान हस्तियां जैसे 5 महान संप्रदायों के संप्रदाय नेता या अजगर देश के सम्राट उच्च ग्रेड आत्मा हथियार का उपयोग करते हैं। अजगर देश अजगर आकाश महाद्वीप में बस एक छोटा सा देश था। यहाँ अच्छे कीमियागर, शोधक और फॉर्मेशन मास्टर बहुत दुर्लभ हैं। इसलिए इस देश में उच्च ग्रेड आत्मा हथियार शक्ति का प्रतीक था। क्या ये तलवार वास्तव में उच्च ग्रेड आत्मा हथियार है? आर्यन ये सुनकर हैरान था कि यह तलवार उच्च ग्रेड आत्मा हथियार थी। जिस क्षण से उसे मार्शल आर्ट के बारे में पता चला और उसने मार्शल आर्ट के रास्ते पर चलना शुरू किया, उसने केवल निम्न ग्रेड, मध्य ग्रेड और उच्च ग्रेड सामान्य हथियार देखे थे। उसने जिस तलवार का इस्तेमाल किया वह केवल एक निम्न ग्रेड सामान्य हथियार थी। उसने कभी आत्मा रैंक का हथियार नहीं देखा था। उसने केवल लोगों को इसके बारे में बात करते सुना था। अब जब उसके सामने एक उच्च ग्रेड आत्मा हथियार था तो वह वास्तव में हैरान था। झाओ यूफेई ने तलवार आर्यन को लौटा दी और उसे चेतावनी दी, इस तलवार का उपयोग केवल खतरे में करना। लोगों को अपनी तलवार आसानी से न देखने देना, अन्यथा तुम केवल उन लोगों द्वारा हमलों का सामना करोगे। मैं समझता हूँ। आर्यन ने पहचान में सिर हिलाया। उसके हाथ में तलवार इस मकबरे के मालिक, मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर एक मार्शल आर्टिस्ट द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार थी। उसने तलवार को देखा और फिर उसे स्वर्गीय मोती के अंदर 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल में रख दिया। स्थानिक अंगूठी। झाओ यूफेई हैरान थी और उसने अपनी उंगली में अंगूठी को देखा। यह अंगूठी सिर्फ एक साधारण अंगूठी थी, स्थानिक अंगूठी नहीं। आर्यन ने इस अंगूठी को केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए पहना था। आखिरकार वह किसी को यह नहीं कह सकता था कि उसके पास स्वर्गीय मोती जैसा खजाना है। लेकिन ये स्थानिक अंगूठी कुछ अजीब है। ये स्थानिक अंगूठी की तरह नहीं दिखती है। झाओ यूफेई एक महान संप्रदाय से आती थी और उसके पास भी एक स्थानिक अंगूठी थी। इसलिए वह स्थानिक अंगूठी से परिचित थी और उसने तुरंत देखा कि आर्यन की स्थानिक अंगूठी में कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ एक निम्न स्थानिक अंगूठी है, एक दोषपूर्ण स्थानिक अंगूठी है। आर्यन ने जल्दी से एक बहाना बनाया और कहा, यह डरते हुए कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। ओह, तो ऐसा मामला है। तुम्हारी उंगली में स्थानिक अंगूठी एक दोषपूर्ण है, इसलिए यह मुझे कुछ अजीब लगी। एक दोषपूर्ण स्थानिक अंगूठी के अंदर का स्थान स्थिर नहीं होता है। ये हिट होने के बाद किसी भी क्षण ढह सकता है। तुम्हें इसे बदल देना चाहिए, झाओ यूफेई ने कहा। इसे बदल दो। आर्यन झाओ यूफेई ने जो कहा उससे चकित था। उसने उसे इतनी लापरवाही से स्थानिक अंगूठी बदलने के लिए कहा कि ऐसा लगा जैसे स्थानिक अंगूठी उसकी आंखों में कुछ भी नहीं थी। स्थानिक अंगूठियां भी किसी भी उच्च रैंक की गोलियों या हथियारों की तरह दुर्लभ होती हैं। और चूंकि ये दुर्लभ थी इसलिए यह बहुत ऊंचे दाम वाला उपकरण भी था।
स्थानिक अंगूठी तो दूर की बात है, भले ही वह एक निम्न रैंक का स्थानिक बैग होता, इसकी कीमत 1000 सोने के सिक्कों से अधिक होगी। एक मध्य और उच्च रैंक के स्थानिक बैग की कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से अधिक होगी। स्थानिक अंगूठियां एक उच्च रैंक के स्थानिक बैग से बेहतर होती हैं। इसकी कीमत उन उच्च रैंक के स्थानिक बैग से भी अधिक होगी। झाओ यूफेई के आकस्मिक शब्दों को सुनकर उसने एक बार फिर महसूस किया कि स्वर्ग तलवार संप्रदाय में उसकी वास्तव में कुछ स्थिति है। जब मैं 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए शाही शहर जाऊंगा तो मैं इसे वहीं बदल दूंगा। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और उसे बाहर निकाला। अगर यह स्वर्गीय मोती प्राप्त करने से पहले होता तो उसके लिए वे शब्द कहना असंभव होता, लेकिन अब उसके पास स्वर्गीय मोती है जहां से वह जितना चाहे उतना आत्मा पत्थर निकाल सकता है। इसलिए अब उसके लिए एक स्थानिक अंगूठी खरीदना कुछ भी नहीं था। उच्च स्तरीय आत्मा तलवार प्राप्त करने के बाद आर्यन और झाओ यूफेई दोनों ने झील के दूसरी तरफ पेड़ को देखा। वे धीरे धीरे झील के चारों ओर चले और उस पेड़ तक पहुंचे। उस पेड़ पर फल गहरे लाल रंग के थे और उनका आकार एक बच्चे की मुट्ठी जितना था। वे 20 थे। डार्क ब्लेज फल, डार्क ब्लेज फल, झाओ यूफेई और आर्यन दोनों ने एक ही समय में कहा। वह इस फल को भी पहचान सकता है। ये सुनकर झाओ यूफेई ने आश्चर्य में आर्यन को देखा। डार्क ब्लेज फल एक बहुत ही दुर्लभ फल था और इसे केवल भाग्य से ही पाया जा सकता था और इसे खोजा नहीं जा सकता था। आर्यन का इस फल को पहचानना उसके लिए एक आश्चर्य था। एक फल को बढ़ने और पकने में लगभग 500 साल लगते हैं। केवल एक डार्क ब्लेज फल पकने के बाद ही दूसरा फल उग सकता है। पेड़ के शीर्ष पर इनमें से 20 डार्क ब्लेज फल थे। इसका मतलब है कि यह पेड़ कम से कम 10,000 साल से यहाँ था। यह वास्तव में चौंकाने वाला था। डार्क ब्लेज फल का उपयोग ब्लेज युआन गोली नामक एक रैंक 4 गोली को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक के रूप में किया जा सकता है। ब्लेज युआन गोली का सेवन तभी किया जा सकता है जब कोई मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें चरण और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है। यह न केवल किसी व्यक्ति को सीधे 2 चरणों में आगे बढ़ने दे सकता है, चाहे वह मार्शल किंग क्षेत्र या मार्शल सम्राट क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट हो, यह उनके शरीर में अग्नि तत्व के जन्म में भी उनकी मदद कर सकता है। चूंकि यह किसी के शरीर में अग्नि तत्व के जन्म में मदद कर सकता है, इसलिए यह बहुत कीमती है, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो एक कीमियागर बनना चाहते हैं। अगर किसी के पास पहले से ही अग्नि तात्विक शरीर है तो ये ब्लेज युआन गोली उनके शरीर में अग्नि तत्वों को और मजबूत कर सकती है। और यह भी इसी कारण से है कि ब्लेज युआन गोली बहुत कीमती थी। और चूंकि ब्लेज युआन गोली का मुख्य घटक डार्क ब्लेज फल था और यह भी बहुत दुर्लभ था, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। आर्यन के पास अब प्राचीन गोली देवता की यादें थीं। वह सभी ज्ञान जो उस प्राचीन गोली देवता ने अपने जीवन काल में गोलियों और कीमिया के बारे में जमा किया था, वह अब उसका आर्यन का था। अगर वह एक कीमियागर के रास्ते पर चलना जारी रखना चाहता था तो उसे एक बहुत अच्छी आग की जरूरत थी। भले ही वह इस रास्ते पर नहीं चलना चाहता था, फिर भी उसे अपनी खेती के लिए गोलियों की जरूरत थी। चूंकि वह पहले से ही खुद के लिए एक गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो खरीदने की परेशानी क्यों उठाएं? बेशक वह कीमिया के बारे में अपने ज्ञान को बर्बाद नहीं करेगा। उच्च शुद्धता के साथ एक गोली को परिष्कृत करने के लिए उसे एक अच्छी आग की जरूरत थी। अग्नि आत्मा उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। अगर वह अग्नि आत्मा पर अपना हाथ पा सकता है तो उसे उच्च शुद्धता के साथ एक गोली को परिष्कृत करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कौन जानता है कि वह कब अग्नि आत्मा पर अपना हाथ पा सकता है? आखिरकार यहाँ तक कि सबसे कम रैंक की अग्नि आत्मा किसी भी दुर्लभ गोली या यहाँ तक कि स्वर्ग रैंक मार्शल आर्ट तकनीक से भी कहीं अधिक कीमती है। अगर वह अग्नि आत्मा पर अपना हाथ पाना चाहता है तो उसे एक अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी, और इसमें काफी लंबा समय लगेगा। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प एक अग्नि तात्विक शरीर प्राप्त करना या एक अग्नि तात्विक मार्शल आर्ट तकनीक की खेती करना था। अगर वह इन डार्क ब्लेज फल का उपयोग करके एक ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत करता है तो वह न केवल अपने शरीर में अग्नि तत्व को जन्म दे सकता है, बल्कि वह अपनी खेती में भी बड़े अंतर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन अगर वह ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत करना और खाना चाहता है तो उसे पहले कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें चरण की खेती करनी होगी। अभी वह ची संघनन क्षेत्र के 3रे चरण का सिर्फ एक छोटा लड़का था, तो उसे ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत करने और खाने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना होगा। इस वजह से उसके लिए अभी सबसे अच्छा विकल्प एक अग्नि तात्विक मार्शल कौशल की खेती करना था, ताकि वह उस अग्नि तात्विक मार्शल कौशल से आग का उपयोग करके एक गोली को परिष्कृत कर सके। कितने दुख की बात है।
एक बड़ा अवसर उसके सामने था, लेकिन वह इस अवसर का उपयोग फिलहाल खुद के लिए नहीं कर सकता था। अगर मैं इस डार्क ब्लेज फल का उपयोग परिष्कृत करने और एक अग्नि तात्विक शरीर प्राप्त करने के लिए करना चाहता हूं, तो मुझे पहले कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंचना होगा, और इसमें काफी लंबा समय लगेगा। आर्यन इस बारे में सोचने के बाद कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब झाओ यूफेई ने आर्यन को मुस्कुराते देखा तो वह उलझन में पड़े बिना नहीं रह सकी। इस तरह का अवसर जिसमें कोई बहुत ही दुर्लभ चीज पर अपना हाथ पा सकता है, केवल भाग्य से ही मिल सकता है। उन्हें काफी खुश महसूस करना चाहिए, लेकिन उसके बगल में ये लड़का किसी कारण से उदास दिख रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें अभी खुश नहीं होना चाहिए? आखिरकार हमें ऐसे महान अवसर का सामना करना पड़ा है, झाओ यूफेई ने पूछा। जब उसने आर्यन की अभिव्यक्ति देखी तो वह वास्तव में उलझन में थी। सुश्री झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं खुश महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं वास्तव में खुश महसूस कर रहा हूँ, लेकिन कितने दुख की बात है, हम इस डार्क ब्लेज फल का उपयोग नहीं कर सकते। भले ही हम सीधे इस आत्मा फल का सेवन करना चाहें, हमें मार्शल किंग क्षेत्र तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। आर्यन शर्मिंदगी से हंसा। वह अपनी खुद की कल्पना की नदी में तैर रहा था और पूरी तरह से भूल गया था कि उसके बगल में एक सुंदर युवती खड़ी थी। जब उसने सुना कि आर्यन ने क्या कहा तो वह चौंक गई। मैंने नहीं सोचा था कि तुम काफी लालची व्यक्ति हो। झाओ यूफेई ने एक अजीब नजर से उसकी ओर देखा। आर्यन ने झाओ यूफेई के चेहरे पर अजीब नजर देखकर एक बार फिर कड़वाहट से हंसा। झाओ यूफेई भी आर्यन के व्यवहार से बहुत हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह रहस्यमय युवक, जो कई रहस्यों से भरा हुआ था, डार्क ब्लेज फल का उपयोग करने में सक्षम न होने के कारण अपने चेहरे पर अफसोस करेगा। लेकिन वह खुद काफी खुश थी। वह वर्तमान में मूल कोर क्षेत्र के शिखर की एक विशेषज्ञ थी। वह किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकती है और मार्शल किंग क्षेत्र तक आगे बढ़ सकती है। जब वह मार्शल किंग क्षेत्र तक आगे बढ़ेगी तो उसे अपनी ताकत को और बढ़ाने और मार्शल किंग क्षेत्र के 5वें चरण तक पहुंचने के लिए केवल थोड़े समय के लिए इंतजार करना होगा। जब ऐसा होगा तो वह एक कीमियागर को कुछ लाभ दे सकती है और उसे उसके लिए एक ब्लेज युआन गोली को परिष्कृत करने के लिए कह सकती है। फिर वह उस गोली को खा सकती है और एक अग्नि तात्विक शरीर प्राप्त कर सकती है। उसके पास पहले से ही एक वायु तात्विक शरीर है। जब वह एक अग्नि तात्विक शरीर प्राप्त करेगी, उस समय उसका शरीर हवा और आग के दोहरे तत्वों का शरीर होगा। इतना ही नहीं, उसकी खेती भी 2 चरणों से और बढ़ जाएगी। वह कुछ डार्क ब्लेज फल संप्रदाय को भी दे सकती है और संप्रदाय से कई लाभ प्राप्त कर सकती है। आखिरकार डार्क ब्लेज फल इस युग में बहुत दुर्लभ हैं और केवल भाग्य से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके स्वर्ग तलवार संप्रदाय का वर्तमान संप्रदाय नेता पूरे स्वर्ग तलवार संप्रदाय में सबसे मजबूत विशेषज्ञ है। उसकी खेती मार्शल सम्राट क्षेत्र के दूसरे चरण में थी। जब वह संप्रदाय नेता को कुछ डार्क ब्लेज फल देगी तो संप्रदाय नेता निश्चित रूप से उसे कई लाभ देगा। आखिरकार ब्लेज युआन गोली, जिसे केवल मुख्य घटक के रूप में डार्क ब्लेज गोली का उपयोग करके बनाया जा सकता है, न केवल मार्शल किंग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के 2 चरणों को बढ़ा सकती है, बल्कि मार्शल सम्राट क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की ताकत को भी 2 चरणों से बढ़ा सकती है। जब संप्रदाय नेता ब्लेज युआन गोली खाएगा तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और वह मार्शल सम्राट क्षेत्र के 4थे चरण का मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा। पूरे अजगर देश में मार्शल सम्राट क्षेत्र के 4थे चरण का एक भी विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए स्वर्ग तलवार संप्रदाय का संप्रदाय नेता अकेले पूरे अजगर देश पर आसानी से हावी हो सकता है। उसे यकीन था कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए संप्रदाय नेता निश्चित रूप से उसे कई लाभ देगा और उस समय वह स्पिरिट मंडप की 3री और 4थी मंजिल में प्रवेश करने के लिए विशेष अनुमति भी मांग सकती है। सुश्री झाओ, ऐसा नहीं है कि मैं एक लालची व्यक्ति हूँ। बस मुझे अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे धमकाए, और मेरा सपना भी है। आर्यन ने खुद को समझाया ताकि झाओ यूफेई उसे गलत न समझे। जब उसे स्वर्गीय मोती मिला, उस समय उसने फैसला किया कि वह मार्शल आर्ट के शिखर की ओर रास्ते पर चलेगा। उसके पास प्राचीन गोली देवता की यादें थीं और उन यादों के माध्यम से वह जानता था कि यह अजगर आकाश महाद्वीप बहुत विशाल था और वहां कई विशेषज्ञ थे जो उसे आसानी से मारकर धूल में मिला सकते थे। उन यादों से उसे मार्शल सम्राट क्षेत्र से ऊपर की खेती के क्षेत्रों के बारे में पता चला, जो मार्शल पूर्वज क्षेत्र और मार्शल संत क्षेत्र हैं। लेकिन ये चीजें जो उसे पता चली वे प्राचीन गोली देवता की केवल 1/3 यादें थीं। अभी भी 2/3 यादें बंद हैं। अगर वह उन यादों को खोलना चाहता था तो उसे पहले पर्याप्त ताकत हासिल करनी होगी।
इसका मतलब है कि अभी भी कई और खेती के क्षेत्र हैं जिनके बारे में वह नहीं जानता है। अगर वह मार्शल आर्ट के शिखर की ओर चलना चाहता है तो उसे अपनी खेती बढ़ानी होगी। इस दुनिया में उसके अतीत की तरह कई लोग हैं, वे इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। उसने सोचा कि झाओ यूफेई उनमें से एक है, लेकिन फिर भी वह उससे केवल 1 साल बड़ी थी, लेकिन उसके पास मूल कोर क्षेत्र के शिखर की खेती थी। वह अपनी ताकत को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहता था ताकि 5 महान संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में वह अच्छा प्रदर्शन कर सके और संप्रदाय द्वारा अपनी खेती के लिए अधिक खेती संसाधन प्राप्त कर सके। मैं पहले ये डार्क ब्लेज फल तोड़ूंगा। वे 20 हैं, हम दोनों को 10 डार्क ब्लेज फल मिल सकते हैं, आर्यन ने कहा और पेड़ से उन आत्मा फलों को तोड़ना शुरू कर दिया। झाओ यूफेई को 10 डार्क ब्लेज फल देने के बाद उसने बाकी 10 डार्क ब्लेज फल को 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल के अंदर रखा। मुझे लगता है कि यहाँ और कुछ नहीं है, हमें चले जाना चाहिए और अपने अवसरों को अलग से खोजना चाहिए। झाओ यूफेई ने अपने चारों ओर देखा और कहा, ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं खुद को समायोजित करने और अपनी चीजों को छांटने के बाद बाहर जाऊंगा, आर्यन ने कहा। झाओ यूफेई ने सिर हिलाया और फिर चली गई। आर्यन ने वे सभी चीजें निकाली जो उसे इस मकबरे से मिली थीं। वहां 10 मध्य ग्रेड आत्मा पत्थर, 2 मध्य ग्रेड आत्मा हथियार और 1 उच्च ग्रेड आत्मा हथियार थे। उसने पहले निम्न ग्रेड तलवार को 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल में संग्रहित किया। भले ही अब उसके पास पहले से ही मध्य ग्रेड और उच्च ग्रेड आत्मा तलवार थी, वह निम्न ग्रेड सामान्य हथियार को नहीं फेंकेगा क्योंकि यह उसे सिल्वर मून सेक्ट के 5वें गुरु येफेन ने दिया था। यह तलवार उसके पास बची हुई एकमात्र चीज थी जो 5वें गुरु येफेन से संबंधित थी। 5वें गुरु हमेशा उसके प्रति दयालु थे, इतना कि उन्होंने उसे अपना उपनाम भी दिया। 5वें गुरु येफेन वह थे जिन्होंने उसे एक नया जीवन दिया था। उनकी वजह से ही वह मार्शल आर्ट के मार्ग पर चलने में सक्षम हो सका था। अब जब वह नहीं रहे तो आर्यन निश्चित रूप से उन यादों को नहीं फेंकेंगे। भले ही आर्यन ने सिल्वर मून सेक्ट के 5वें गुरु से नहीं कहा, लेकिन उसने हमेशा उन्हें पिता के रूप में माना। 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल के अंदर निम्न ग्रेड सामान्य हथियार को संग्रहित करने के बाद आर्यन ने एक मध्य ग्रेड आत्मा हथियार, एक तलवार को छोड़कर अन्य चीजें भी संग्रहित कर लीं। वह अब से इस तलवार का उपयोग करने की योजना बना रहा था। केवल जब वह किसी खतरे का सामना करेगा तभी वह उच्च ग्रेड आत्मा तलवार का उपयोग करेगा। एक हथियार का ग्रेड जितना ऊंचा होता है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है, और इसका मूल्य किसी भी चौथे ग्रेड की गोली से कहीं अधिक है। इसलिए यदि वह उस उच्च ग्रेड आत्मा तलवार का उपयोग करता है जो उसे इस मकबरे की झील से मिली थी, तो ये लोगों में लालच पैदा करेगा और वे हथियार छीनने के लिए उस पर हमला करेंगे। आर्यन ने फिर मध्य ग्रेड आत्मा पत्थरों को अलग रख दिया। उसके पास एक आत्मा पत्थर की खान है, लेकिन यह अभी भी एक निम्न ग्रेड आत्मा पत्थर की खान थी, इसलिए उसने 10 मध्य ग्रेड आत्मा पत्थर लेना चुना। सब कुछ छांटने के बाद आर्यन खड़ा हो गया और जैसे ही वह इस जगह से बाहर निकलने की योजना बना रहा था, उसकी नजर अचानक झील के बीच में पड़ी जहां से उसने उच्च ग्रेड आत्मा तलवार निकाली थी। उसने देखा कि झील के बीच से समय समय पर कुछ चमक रहा था। लगता है कि इस जगह में आंख से मिलने से ज्यादा कुछ है। आर्यन झील में कूद गया और झील के केंद्र की ओर तैरना शुरू कर दिया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वे रोशनी की चमक झील के नीचे से आ रही थी। आर्यन फिर झील के नीचे की ओर तैरना शुरू कर दिया। झील में कई मछलियां थीं, लेकिन वे मछलियां केवल साधारण मछलियां थीं। जब वह झील के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि झील के नीचे एक लोहे का दरवाजा पड़ा हुआ था, जो मकबरे के बड़े हॉल में लोहे के दरवाजे जैसा ही था। केवल अंतर ताला कुंजी का था। मकबरे के हॉल में लोहे के दरवाजे में एक छोटा सा ताला कुंजी था, लेकिन इस लोहे के दरवाजे में एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का ताला कुंजी था। ताला कुंजी को देखते हुए उसने देखा कि वे रोशनी की चमक जो समय समय पर आ रही थी, वह इस ताला कुंजी से आ रही थी। ऐसा लगता है कि इस लोहे के दरवाजे के पीछे भी कुछ है। इस लोहे के दरवाजे में भी एक ताला कुंजी है, लेकिन क्या ये ताला कुंजी के लिए बहुत बड़ा नहीं है? मैं इस आकार की चाबी कहां से ढूंढ सकता हूं? आर्यन उदास महसूस किए बिना नहीं रह सका। आर्यन ने झील के अंदर हर जगह देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे वह चाबी नहीं मिली जिसके माध्यम से वह इस लोहे के दरवाजे को खोल सकता था। अचानक उसे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। वह एक बार फिर झील की सतह पर लौट आया और एक लंबी सांस ली। वह अभी भी ची संघनन क्षेत्र में था, इसलिए वह पानी के अंदर सांस लेने में सक्षम नहीं था। वह केवल अपनी सांस रोक सकता था।
कहा जाता है कि केवल जब एक मार्शल आर्टिस्ट आगे बढ़ता है और मार्शल किंग क्षेत्र का विशेषज्ञ बन जाता है तभी कोई पानी के अंदर सांस लेने में सक्षम हो सकता है। एक लंबी सांस लेने के बाद आर्यन एक बार फिर झील के अंदर गोता लगाया। वह दरवाजे के पास आया और गेंद के आकार के ताला कुंजी को देखा। मैं इस आकार की चाबी कहाँ ढूंढ सकता हूँ? ये चाबी होने के लिए बहुत बड़ा है। आर्यन इस मामले को लेकर परेशान था। थोड़ी देर सोचने के बाद भी वह इस मामले के संबंध में कोई समाधान नहीं सोच सका। वह एक बार फिर सतह पर लौट आया और एक लंबी सांस ली। इस बार उसने झील के अंदर गोता नहीं लगाया। वह डार्क ब्लेज फल के पेड़ के बगल में बैठ गया। वह अभी भी लोहे के दरवाजे के ताला कुंजी के बारे में सोच रहा था जब उसने कदमों की आवाज सुनी। कोई आ रहा है। आर्यन किसी के कदमों की आवाज सुनकर सतर्क हो गया। आर्यन, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? एक आवाज जो कान को सुखद लगी सुनाई दी और एक खूबसूरत युवती उसके सामने दिखाई दी। वह झाओ यूफेई के अलावा और कौन हो सकती है? सुश्री झाओ, तुम फिर से क्यों हो? आर्यन को राहत मिली कि जो व्यक्ति आया वह झाओ यूफेई थी। जब उसने कदमों की आवाज सुनी तो उसने सोचा कि जो व्यक्ति आया वह कोई और कृषक था। वह नहीं चाहता था कि कोई भी डार्क ब्लेज फल और झील के अंदर के दरवाजे के बारे में पता लगाए। भले ही दूसरा व्यक्ति झील के नीचे लोहे के दरवाजे के बारे में पता लगाने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह झील के बगल में खड़े बड़े पेड़ को देखने के बाद डार्क ब्लेज फल के बारे में निश्चित रूप से पता लगाएगा। अगर ऐसा होता है तो वह उस व्यक्ति से लड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। बाहर जाने के बाद मैं मकबरे के हॉल में तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन लंबे समय के बाद भी तुम बाहर नहीं आए। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कुछ हुआ है और तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आई हूँ, झाओ यूफेई ने खुद को समझाया। उसे चिंता थी कि आर्यन को कुछ हो सकता है। झाओ यूफेई ने जो कहा उसे सुनकर आर्यन ने अपने दिल को गर्म महसूस किया। अपने पूरे जीवन में 5वें गुरु ये फैन को छोड़कर किसी ने कभी उसकी परवाह नहीं की थी। झाओ यूफेई उसके जीवन में दूसरी व्यक्ति थी जो उसके लिए चिंतित थी। कुछ नहीं, मैं अभी भी यही हूँ क्योंकि मुझे इस झील के नीचे एक लोहे का दरवाजा मिला है जो इस मकबरे के हॉल में एक जैसा ही है। दोनों के बीच एकमात्र अंतर ताला कुंजी है। इस लोहे के दरवाजे का ताला कुंजी एक छोटी गेंद के आकार का है। आर्यन ने उसे झील के अंदर दूसरे लोहे के दरवाजे के बारे में बताया। झाओ यूफेई के संबंध में आर्यन ने लंबे समय से उस पर भरोसा किया था और उसकी एक गहरी छाप थी। चूंकि यह जगह उन्होंने दोनों ने मिलकर ढूंढी थी, वह बस उसे लोहे के दरवाजे के बारे में बताएगा। वह उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता था। अनजाने में वह उससे कुछ भी छिपा नहीं सकता था। उसके सामने वह एक 3 साल के बच्चे जैसा बन गया था जो अपने माता पिता से झूठ नहीं बोल सकता था चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुमने क्या कहा? यहाँ अभी भी एक और लोहे का दरवाजा है। झाओ यूफेई हैरान थी। यहाँ से इतनी सारी चीजें प्राप्त करने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ अभी भी कुछ और है। और लोहे के दरवाजे का ताला कुंजी एक छोटी गेंद के आकार का है। झाओ यूफेई ने पूछा। हाँ, लेकिन मैं इस आकार की चाबी नहीं ढूंढ सकता चाहे मैं इसे कितना भी खोजूं। आर्यन इस मामले को लेकर बहुत लंबे समय से परेशान था। झाओ यूफेई भी ये सुनकर हैरान थी। चलो उस लोहे के दरवाजे पर चलते हैं। ये कहने के बाद वह आर्यन के साथ झील में कूद गई और लोहे के दरवाजे की ओर तैरना शुरू कर दिया। जब वह वहां पहुंची तो उसने भी पिछले वाले जैसा ही लोहे का दरवाजा देखा जिसमें एक छोटी गेंद के आकार का ताला कुंजी था। ये देखकर वह भी उलझन में थी। उन दोनों ने एक बार फिर चाबी की तलाश शुरू की, लेकिन केवल निराशा ही मिली। इस पूरे क्षेत्र में इस आकार की कोई चाबी नहीं थी। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि इस पूरी जगह को लंबे समय तक खोजने के बाद भी मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। आर्यन इस मामले को लेकर बहुत निराश था। झाओ यूफेई ने उदास होकर ताला कुंजी को देखा। मैं वास्तव में इस दरवाजे की चाबी कहाँ ढूंढ सकती हूँ? वह भी परेशान हो गई। ताला कुंजी को देखते हुए अचानक उसकी आंखों में एक रोशनी चमकी। उसने हवा में अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक छोटी गेंद के आकार की चीज दिखाई दी। ये बिल्कुल सुनहरा धातु गोला था जो उसे अजीब दीवार ढहने के बाद मिला था। ये सुनहरा धातु गोला दीवार की रक्षा के लिए अवरोध के लिए ऊर्जा का स्रोत था। इसने अजीब दीवार पर अवरोध को संतुलन बनाए रखने और अवरोध को ढहने न देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान की थी। उस सुनहरे धातु गोले को देखकर आर्यन की आंखें भी चमक उठीं। शायद अभी भी एक मौका है, भले ही संभावना केवल 50% हो। जिस क्षण से वे दोनों पहले लोहे के दरवाजे से इस जगह में घुसे थे, ये सुनहरा धातु गोला ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो एक छोटी गेंद के आकार की थी।
शायद ये सुनहरा धातु गोला जो अजीब दीवार पर अवरोध के लिए ऊर्जा का स्रोत भी था, वास्तव में इस लोहे के दरवाजे की चाबी है। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। उसके बाद झाओ यूफेई ने अपने हाथ में सुनहरा धातु गोला लेकर लोहे के दरवाजे के ताला कुंजी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसमें सुनहरा धातु गोला डाला। श्वा, जैसे ही उसने सुनहरा धातु गोला लोहे के दरवाजे के ताला कुंजी में डाला, उससे एक बहुत तेज रोशनी चमकी और पूरी झील में फैलने लगी। तेज रोशनी के कारण उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। शू, ठीक उसी समय एक महान गति के साथ सुनहरे धातु गोले से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल मात्रा बाहर निकली और पूरे दरवाजे को ढांकने लगी। सुनहरे धातु गोले में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा पहले ही उसकी मूल ऊर्जा का केवल 1% थी, और अब वह 1% ऊर्जा भी ऐसे ही चली गई। चर्र चर्र, जब आध्यात्मिक ऊर्जा ने पूरे लोहे के दरवाजे को ढांक लिया तो एक चर्र की आवाज के साथ लोहे के दरवाजे का दरवाजा खुलने लगा। कुछ समय बाद दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। जब आर्यन ने अजीब दीवार को नष्ट कर दिया और सुनहरा धातु गोला पाया, उस समय झाओ यूफेई वह थी जिसने उसे अपने पास रखा था। सौभाग्य से वह इस जगह से बाहर जाने के बाद एक बार फिर वापस आ गई, अन्यथा आर्यन कभी भी इस लोहे के दरवाजे को खोलने में सक्षम नहीं होता जो झील के नीचे था। जब दरवाजा पूरी तरह से खुल गया तो वे दोनों ये देखकर हैरान थे कि पानी दरवाजे से अंदर प्रवेश करने में असमर्थ था। एक अजीब ऊर्जा ने लोहे के दरवाजे के चारों ओर एक बल क्षेत्र बनाया जिसने पानी को इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। वह अजीब ऊर्जा बिल्कुल सुनहरे धातु गोले की शेष आध्यात्मिक ऊर्जा थी। इस मकबरे का मालिक वास्तव में अपने समय का एक महान व्यक्ति होगा। न केवल उसने इस झील के नीचे लोहे के दरवाजे का निर्माण किया और छिपाया, उसने दरवाजा खुलने पर पानी को इस दरवाजे से अंदर प्रवेश न करने देने के लिए एक तरीका भी सोचा। आर्यन और झाओ यूफेई दोनों हैरान थे। उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वे दोनों दरवाजे से अंदर घुसे और एक छोटे कमरे के आकार की गुफा में दिखाई दिए। ये गुफा बहुत साधारण थी। गुफा के केंद्र में रखे एक ताबूत और गुफा के बाईं ओर एक पत्थर की मेज को छोड़कर और कुछ नहीं था। स्थानिक अंगूठी। आर्यन चौंक गया और जोर से चिल्लाया। उसे चिल्लाते हुए सुनकर झाओ यूफेई ने पहले उसकी ओर देखा और फिर उसकी नजर का पीछा किया और पत्थर की मेज पर उतरा। पत्थर की मेज पर एक अंगूठी थी और उसके बगल में एक स्क्रॉल था। शायद इस स्थानिक अंगूठी के अंदर इस मकबरे के मालिक की सच्ची दौलत है। आर्यन उत्साहित हो गया और जल्दी से पत्थर की मेज के पास पहुंचा और स्थानिक अंगूठी उठा ली। उसने ये देखने के लिए स्थानिक अंगूठी के अंदर अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी कि उसके अंदर क्या है, लेकिन निराश रह गया। हे, आर्यन का निराश चेहरा देखकर झाओ यूफेई हंस पड़ी। बेवकूफ, तुमने सच में सोचा था कि स्थानिक अंगूठी के अंदर मकबरे के मालिक की सच्ची दौलत थी? वाह, ये स्थानिक अंगूठी यहाँ इतनी चतुराई से रखी गई थी। मैंने सोचा था कि मकबरे के मालिक के सच्चे खजाने इस स्थानिक अंगूठी के अंदर हैं। आर्यन अपनी मूर्खता पर कड़वाहट से हंसा। जिस क्षण उसने पत्थर की मेज पर स्थानिक अंगूठी देखी, उसने जल्दी से उसे उठा लिया। यह एक बहुत ही बेवकूफाना विचार था। उसने सोचा, उसे इतनी तेजी से ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर वास्तव में ऐसा होता तो वह ये बड़ा मकबरा क्यों बनाता? हम वर्तमान में मकबरे के केवल एक छोटे से क्षेत्र में हैं। शायद यह मकबरे का मुख्य क्षेत्र है क्योंकि ताबूत यही है। मुझे लगता है कि यह ताबूत इस मकबरे के मालिक का है जो कभी मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर का विशेषज्ञ था। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसे अभी भी खोजा जाना बाकी है और कई अन्य लोग इसे खोज रहे हैं। उन क्षेत्रों में भी कई खजाने हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वे खजाने कहाँ से आते हैं? वे खजाने एक बार ऐसी चीजें थीं जो इस मकबरे के मालिक के पास थीं। तुम्हारे हाथ में स्थानिक अंगूठी शायद खाली है और उसने मरने से पहले इसे यहाँ छोड़ दिया। उसने शायद पहले ही अपने सारे खजाने पूरे मकबरे में फैला दिए थे और जो कुछ हमने अब तक पाया है, जिसमें इस कमरे की चीजें भी शामिल हैं, वे पूरे मकबरे के अंदर वास्तव में मूल्यवान खजाने हैं। ये स्क्रॉल भी है। मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही मूल्यवान उच्च स्तर का खजाना है। झाओ यूफेई हंस पड़ी और आर्यन को समझाया। वह एक बड़े संप्रदाय से थी और उसने पहले ही कई मकबरों की खोज कर ली होगी, इसलिए वह इस तरह की चीजें जानती थी। लेकिन आर्यन अलग था। उसे इस संबंध में कोई अनुभव नहीं था। झाओ यूफेई को सुनकर आर्यन इतना शर्मिंदा महसूस हुआ कि वह एक छेद ढूंढना चाहता था और उसके अंदर छिपना चाहता था। उसके शर्मिंदा चेहरे को देखकर झाओ यूफेई मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो। यह स्थानिक अंगूठी भी एक बहुत उच्च स्तर का खजाना है। यह मेरी स्थानिक अंगूठी से एक स्तर अधिक है।
बस अपनी टूटी हुई स्थानिक अंगूठी से इस स्थानिक अंगूठी के अंदर की सभी चीजों को स्थानांतरित कर दो और उस टूटी हुई स्थानिक अंगूठी को फेंक दो। हाँ, आर्यन ने सिर हिलाया। हालांकि स्वर्गीय मोती के कारण उसे स्थानिक अंगूठी की जरूरत नहीं थी और तथाकथित टूटी हुई स्थानिक अंगूठी केवल एक कहानी थी जिसे उसने मनुष्यों के लालची स्वभाव से सुरक्षित रहने के लिए बनाया था, लेकिन चूंकि उसे पहले से ही एक स्थानिक अंगूठी मिल गई थी, इसलिए उसे इसे पहनने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह ये भविष्य में और अधिक सुविधाजनक होगा। वह स्वर्गीय मोती के 9 मंजिला शिवालय के अंदर वास्तव में मूल्यवान खजानों को रख सकता है और सामान्य खजानों को इस स्थानिक अंगूठी के अंदर संग्रहित किया जा सकता है। उसने अपनी उंगली पर अंगूठी को स्थानिक अंगूठी से बदल दिया। फिर वह साधारण अंगूठी को स्थानिक अंगूठी के पास लाया ताकि वह झाओ यूफेई को विश्वास दिला सके कि वह तथाकथित टूटी हुई स्थानिक अंगूठी के अंदर की सभी चीजों को स्थानिक अंगूठी में स्थानांतरित कर रहा था जो उसे यहां से मिली थी। लेकिन वास्तविकता में वह उन सभी चीजों को स्थानांतरित कर रहा था जो उसने 9 मंजिला शिवालय की पहली मंजिल पर संग्रहित की थी, स्थानिक अंगूठी में। इन सब चीजों को करने के बाद वे दोनों उस स्क्रॉल को देखने लगे जो पत्थर की मेज पर था। इस बार झाओ यूफेई ने स्क्रॉल लिया और उसे खोला। फिर एक निराश चेहरे के साथ उसने स्क्रॉल को फिर से मोड़ दिया और आर्यन को पास कर दिया और कहा, तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है, ये तुम्हारे लिए है। यह आर्यन अवाक हो गया और सवाल करते हुए झाओ यूफेई की ओर देखा। यह एक शरीर खेती तकनीक है, इसलिए मैं इसकी खेती नहीं कर सकती। आखिरकार मैं एक लड़की हूं। आर्यन की नजर देखकर उसने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। इस छोटी गुफा में आने के बाद उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस छोटी गुफा में केवल एक ताबूत और एक पत्थर की मेज थी। पत्थर की मेज पर केवल 2 चीजें थीं, एक स्थानिक अंगूठी है और दूसरा स्क्रॉल है, और वे दोनों अब आर्यन के थे। उसका भाग्य वास्तव में अच्छा था। झाओ यूफेई ने जो कहा उसे सुनने के बाद आर्यन ने उसके हाथ से स्क्रॉल लिया। फिर उसने स्क्रॉल खोला और उस पर लिखी तकनीक का नाम देखा, कांस्य शरीर तकनीक। केवल नाम से ही कोई बता सकता है कि यह शरीर को विकसित करने के लिए एक मार्शल आर्ट तकनीक थी। जैसे ही उसने कांस्य शरीर तकनीक के बारे में पढ़ा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। जितना अधिक उसने पढ़ा उतना ही अधिक सदमे में उसका चेहरा होता गया। उसका चेहरा ऐसा देखकर झाओ यूफेई ने अपना सिर हिलाया। वह इस तकनीक के बारे में पढ़ने वाली पहली थी, इसलिए वह जानती थी कि आर्यन की अभिव्यक्ति समय समय पर क्यों बदल रही थी। कांस्य शरीर तकनीक यह एक प्राचीन शरीर तड़के वाली मार्शल आर्ट तकनीक थी जो मांसपेशियों, हड्डियों और कंडराओं को तड़कने और शरीर को मजबूत करने पर केंद्रित थी। कांस्य शरीर तकनीक में 3 स्तर हैं। जब कांस्य शरीर तकनीक को स्तर 1 की पूर्णता तक खेती की जाती है तो किसी का पूरा शरीर कांस्य जैसा होगा। वे शरीर में महत्वपूर्ण स्थानों को छोड़कर तलवारों और भालों के लिए अभेद्य होंगे। इसके अलावा किसी के पास असाधारण शारीरिक शक्ति भी होगी। किसी का पूरा शरीर कांस्य जैसा होगा और कांस्य व्यक्ति जैसा दिखेगा। कांस्य शरीर तकनीक विशेष रूप से भौतिक शरीर की खेती को लक्षित करती है। कांस्य शरीर तकनीक की शक्ति काफी अच्छी थी। ये किसी के संविधान, शक्ति और रक्षा को मजबूत कर सकता है। जैसा कि इस पर वर्णित है, यदि आर्यन स्तर 1 की पूर्णता तक इसका अभ्यास कर सकता है तो वह मूल रूप से मूल कोर क्षेत्र में उन लोगों के हमलों को अनदेखा कर सकता है। यदि वह स्तर 2 की पूर्णता तक इसका अभ्यास कर सकता है तो वह मार्शल किंग क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के सभी हमलों को अनदेखा कर सकता है, और यदि कांस्य शरीर तकनीक को स्तर 3 की पूर्णता तक खेती की जा सकती है तो वह मार्शल सम्राट क्षेत्र के एक मार्शल आर्टिस्ट के हमलों को अनदेखा कर सकता है। कांस्य शरीर तकनीक का प्रत्येक स्तर एक मार्शल आर्टिस्ट के खेती क्षेत्र से मेल खाता था। कांस्य शरीर तकनीक एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक की खेती तकनीक है। ये जानना जरूरी था कि पूरे अजगर देश में 5 महान संप्रदायों और अजगर देश का शाही परिवार सबसे शक्तिशाली ताकतें हैं। स्वर्ग तलवार संप्रदाय पूरे देश में सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है और इसकी सबसे मजबूत तकनीक स्वर्ग तलवार कटाव, जिसका झाओ यूफेई ने पहले इस्तेमाल किया था, केवल उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक मार्शल आर्ट तकनीक है। और यह कांस्य शरीर तकनीक वास्तव में एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक तकनीक भी है जो स्वर्ग तलवार संप्रदाय में सबसे मजबूत तकनीक का मुकाबला कर सकती है। यह देखा जा सकता है कि यह कांस्य शरीर तकनीक सबसे शक्तिशाली तकनीक थी जिसे इस मकबरे के मालिक ने, जो मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर का विशेषज्ञ भी था, पीछे छोड़ दिया था। अगर कांस्य शरीर तकनीक को 5 महान संप्रदायों या शाही परिवार की किसी भी शक्ति को दिया जा सकता था तो वह शक्ति पूरे अजगर देश में नंबर 1 बन जाएगी और अन्य शक्तियों को उनके सामने झुकने के लिए मजबूर कर सकती है। और वह शक्ति पूरे अजगर देश पर हावी होने के लिए पर्याप्त ताकत भी हासिल करेगी।
आखिरकार अजगर देश की सभी महान शक्तियां वर्तमान में अपना संतुलन बहुत अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। प्रत्येक शक्ति के पास केवल एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक है। उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक की एक और मार्शल तकनीक हासिल करने का मतलब है कि उन्हें अपनी ताकत को एक और बड़े अंतर से बढ़ाने का मौका मिल सकता है। अगर कोई भी शक्ति इस उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक कांस्य शरीर तकनीक पर अपना हाथ पा सकती है, जो एक शरीर खेती तकनीक थी, तो वह अपनी ताकत बढ़ा सकती है और अजगर देश के चारों ओर उलटफेर करने और उस पर हावी होने की शक्ति हासिल कर सकती है। झाओ यूफेई को एक उदाहरण के रूप में लें। उसने पहले ही एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक तकनीक स्वर्ग तलवार कटाव की खेती की है। स्वर्ग तलवार कटाव में कुल 3 कटाव हैं। प्रत्येक कटाव दूसरे से अधिक शक्तिशाली है। झाओ यूफेई मूल कोर क्षेत्र के 9वें चरण में अपनी वर्तमान खेती के साथ केवल स्वर्ग तलवार कटाव का पहला कटाव ही प्रदर्शित कर सकती है। अगर वह स्वर्ग तलवार कटाव का दूसरा कटाव प्रदर्शित करना चाहती थी, तो अपनी वर्तमान खेती के साथ वह खुद को बुरी तरह से घायल कर देगी, जैसा कि उसने पहले ही एक बार किया था। स्वर्ग तलवार कटाव का दूसरा कटाव प्रदर्शित करने के लिए उसे कम से कम मार्शल किंग क्षेत्र के पहले चरण की खेती की आवश्यकता थी। लेकिन दूसरी ओर अगर उसका शरीर भी मजबूत और शक्तिशाली है, तो वह स्वर्ग तलवार कटाव का दूसरा कटाव आसानी से प्रदर्शित कर सकती है और केवल खुद को थोड़ा ही चोट पहुंचाएगी। और यह भी संभव है कि वह खुद को चोट पहुंचाए बिना स्वर्ग तलवार कटाव का दूसरा कटाव प्रदर्शित कर सके, और वह कांस्य शरीर तकनीक की खेती करके अपने शरीर को मजबूत और शक्तिशाली बना सकती है। बेशक वह एक लड़की होने के कारण इस तकनीक की खेती नहीं करेगी। तो अगर इस तकनीक को बाहरी दुनिया में लाया जाता है और कोई भी महान शक्ति इस पर अपना हाथ पाती है, तो वे इस पूरे देश पर हावी होने के लिए पर्याप्त ताकत हासिल कर लेंगे। बेशक अगर कोई भी छोटा संप्रदाय इस तकनीक पर अपना हाथ पाता है, तो उनके पास भी 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के साथ समान स्तर पर खड़े होने का मौका हो सकता है। कांस्य शरीर तकनीक एक शरीर खेती तकनीक के रूप में इसमें किसी के संविधान और इच्छाशक्ति की बहुत अधिक मांगे थी। इतना अधिक कि इसकी खेती का समय और इसकी कठिनाई किसी भी अन्य तकनीकों की तुलना में बहुत अधिक थी। कांस्य शरीर तकनीक मानव शरीर के विभिन्न छोटे क्षेत्रों को लक्षित करती थी। इसमें कई जोड़ों और एक्यूपंक्चर बिंदुओं के साथ साथ मांसपेशियों, कंडराओं और हड्डियों को भी शामिल किया गया था। आर्यन के लिए, जो कुछ नहीं जानता है और लगभग कोई अनुभव नहीं है, केवल कांस्य शरीर तकनीक का विवरण पढ़ना पहले से ही एक आंख खोलने वाला था। वह मानव शरीर के प्रति नया अनुभव प्राप्त कर रहा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि मानव शरीर में इतनी सारी मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़, साथ ही नसें होंगी। साधारण लोग बस इस तरह की खेती विधि को सहन नहीं कर सकते थे। इस तकनीक की खेती करके दर्द ही कुछ ऐसा नहीं था जिसे साधारण लोग सहन कर सकें। आर्यन ने एक सांस बाहर निकाली। वह बहुत उत्साहित हो गया जैसे ही उसने इस शरीर खेती तकनीक का विवरण पढ़ा। एक बार जब तुम इसकी खेती कर लोगे और कांस्य शरीर तकनीक की छोटी सफलता तक पहुंच जाओगे, तो तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ जाएगी। केवल अपने भौतिक शरीर से ही तुम अपने जैसे ही क्षेत्र के कृषक से निपट सकते हो। झाओ यूफेई ने उसे देखकर मुस्कुराया। हाँ, ये सही है। एक बार जब मैं इस तकनीक की खेती कर लेता हूं और इसमें महारत हासिल कर लेता हूं, तो मैं। जैसे ही वह कांस्य शरीर तकनीक की खेती के बारे में कुछ कहने वाला था, अचानक उसके दिल से इस तकनीक के प्रति घृणा का एक संकेत पैदा हुआ। इतना अधिक कि उसने अनजाने में स्क्रॉल को अपने हाथ से नीचे जमीन पर फेंक दिया। वह कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया और जब वह होश में आया, तो उसने पाया कि घृणा का ये संकेत न केवल उसके दिल से आ रहा था, जो पहले से ही स्वर्गीय मोती के साथ विलय हो चुका था, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई से भी आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि इस कांस्य शरीर तकनीक को स्वर्गीय मोती के साथ साथ उसकी आत्मा से भी नीचा देखा जा रहा था। ये घृणा उसकी आत्मा से आ रही थी क्योंकि वह जिस तकनीक की खेती कर रहा था, वह 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक थी। वह पहले ही 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत की सफलतापूर्वक खेती कर चुका था। केवल 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक के कारण ही उसके पास उसकी वर्तमान ताकत थी। उसका शरीर भी खुद अधिक शक्तिशाली हो गया था। केवल इस स्वर्ग को धता बताने वाली तकनीक की खेती के कारण ही वह बिना किसी अच्छी मार्शल आर्ट तकनीक के भी खुद से अधिक शक्तिशाली कृषक के खिलाफ लड़ सकता है। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक न केवल उसे उसकी वर्तमान ताकत और प्रतिभा दे सकती है, बल्कि उसके भौतिक शरीर को भी किसी और से अधिक शक्तिशाली बना सकती है। उसने ये सब केवल 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत की खेती करके हासिल किया। इस तकनीक की 8 अन्य परतें भी थीं, जिसकी उसने अभी तक खेती नहीं की थी।
पूरी नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की खेती करने के बाद कौन जानता है कि वह कितना शक्तिशाली बन सकता है। नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक भी एक अवर्गीकृत तकनीक है। इस तकनीक पर कोई रैंक तय नहीं किया गया था। अब जब वह इसके बारे में सोचता है तो उसने पाया कि नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत ही स्वर्ग रैंक तकनीकों के बराबर हो सकती है। पूरी नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण था कि मुझे अचानक कांस्य शरीर तकनीक के प्रति मेरे दिल से घृणा की भावना पैदा हुई। अब जब आर्यन इसके बारे में सोचता है तो उसे यह उचित लगा। तो इसका मतलब है कि मैं इस कांस्य शरीर तकनीक की खेती नहीं कर सकता, या मुझे कहना चाहिए मैं किसी भी प्रकार की शरीर खेती तकनीक की खेती नहीं कर सकता। आर्यन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसे एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक तकनीक हाथ लगेगी तो वह उसकी खेती नहीं कर पाएगा। क्या हुआ? तुमने ये स्क्रॉल जमीन पर क्यों फेंक दिया? झाओ यूफेई आर्यन को अपने हाथ से स्क्रॉल फेंकते हुए देखकर हैरान थी। उसके दृष्टिकोण से अगर कोई भी कांस्य शरीर तकनीक जैसी मार्शल आर्ट तकनीक पर अपना हाथ पा सकता है जो एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक शरीर खेती तकनीक थी, तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। और इस तरह की उच्च रैंक खेती तकनीक के लिए कोई भी यहाँ रक्तपात शुरू कर सकता है। लेकिन आर्यन कांस्य शरीर तकनीक का विवरण पढ़ने के बाद उसने सीधे इसे फेंक दिया। वह नहीं समझ पाए कि आर्यन के साथ क्या हो रहा था। कुछ नहीं, हाँ, बस इतना है कि मैं पहले से ही एक शरीर खेती तकनीक की खेती कर रहा हूँ जो मेरे शरीर को मजबूत बना सकती है। आर्यन ने 2 उंगलियों से अपना सिर खुजलाया और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। स्वर्गीय मोती के कारण उसने कांस्य शरीर तकनीक के प्रति घृणा की भावना महसूस की और अपने हाथ से स्क्रॉल फेंक दिया। वह भी इस वजह से एक पल के लिए दंग रह गया था। केवल जब झाओ यूफेई ने उससे पूछा कि उसने उस स्क्रॉल को क्यों फेंक दिया जिसमें एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक शरीर खेती तकनीक थी, तभी वह होश में आया। आर्यन, यह एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक तकनीक है। भले ही तुम पहले से ही एक निश्चित प्रकार की शरीर खेती तकनीक की खेती कर रहे हो, तो क्या तुम बस उस शरीर खेती तकनीक को इस कांस्य शरीर तकनीक से बदल सकते हो? है ना? झाओ यूफेई आर्यन ने उससे जो कहा उससे हैरान थी। इस दुनिया में कौन एक उच्च रैंक खेती तकनीक की खेती नहीं करना चाहता? कृषक हमेशा उच्च रैंक खजानों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, चाहे वह गोलियां, हथियार या खेती तकनीक हो। अगर यह एक उच्च रैंक का है तो मार्शल आर्टिस्ट निश्चित रूप से उस खजाने को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। और यहाँ आर्यन एक तरफ उसे बिना किसी लड़ाई के इतनी आसानी से एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक खेती तकनीक मिल रही थी जो अजगर देश जैसे देश में बस बहुत दुर्लभ है। यहाँ तक कि 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार के पास भी केवल एक ऐसी खेती तकनीक है, और उसके सामने यह व्यक्ति इस तकनीक की खेती करने से मना कर रहा था। वह ये समझने में सक्षम नहीं थी कि आर्यन क्या सोच रहा था। सुश्री झाओ, मैं जानता हूं कि यह एक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक खेती तकनीक है जो हमारे अजगर देश में बहुत दुर्लभ है। मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं 5 महान संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करता हूं और संप्रदाय की उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक मार्शल तकनीक की खेती करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी और शायद उसके बाद भी मुझे उस मार्शल तकनीक का अभ्यास करने को न मिले। ऐसा नहीं है कि मैं इस कांस्य शरीर तकनीक की खेती नहीं करना चाहता, बस यह है कि मैं इस तकनीक की खेती करने से मना कर रहा हूं क्योंकि यह तकनीक मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। मैं अभी जिस शरीर खेती तकनीक की खेती कर रहा हूं वह कांस्य शरीर तकनीक की तुलना में मेरे लिए अधिक उपयुक्त है। आर्यन एक पल के लिए हिचकिचाया और झाओ यूफेई के सामने एक बहाना बनाया। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक जो उसे स्वर्गीय मोती से मिली थी और स्वर्गीय मोती खुद उसका सबसे बड़ा रहस्य था। वह इस रहस्य को किसी को भी बताने को तैयार नहीं था, चाहे वह झाओ यूफेई हो या कोई और। प्राचीन गोली देवता की यादों से वह जानता है कि वह अभी भी बहुत कमजोर है और अगर यह रहस्य उजागर हुआ तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा करेगा। खजाना होना अच्छा है, लेकिन उस खजाने की रक्षा करने की ताकत न होना एक बड़ा अपराध है। अगर स्वर्गीय मोती और उसका रहस्य उजागर हुआ तो उसका जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। ओह, तो ऐसा है। अगर ऐसा है तो ये ठीक है। केवल जब कोई ऐसी तकनीक की खेती करता है जो उनके लिए उपयुक्त है तभी वह उनके लिए सबसे अच्छा होता है। झाओ यूफेई ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब जब एक कारण था, झाओ यूफेई ने उसे कांस्य शरीर तकनीक की खेती करने के लिए और परेशान नहीं किया। यह देखकर कि उसने उसे कांस्य शरीर तकनीक की खेती करने के लिए कहना जारी नहीं रखा, आर्यन ने भी राहत की सांस ली। तो इस शरीर खेती तकनीक को यहां से बाहर निकालने के बाद तुम क्या करोगे?
झाओ यूफेई ने सवाल करते हुए नजर से उसकी ओर देखा। मैं नहीं जानता, शायद मुझे लगता है कि मैं इससे बाहर जाने के बाद नीलाम कर दूंगा या इसे कुछ ऐसे ही मूल्य के साथ बदल दूंगा जो मेरी खेती में मेरी सहायता कर सके, आर्यन ने एक पल सोचने के बाद जवाब दिया। हाँ, यह वही है जो तुम्हें करना चाहिए। कुछ सोचने के बाद झाओ यूफेई ने भी सिर हिलाया। आर्यन भी कुछ सोच रहा था। वह जानता था कि उसकी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं थी। उसे अभी भी अपनी खेती को और बढ़ाना था। भले ही आर्यन ने नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत की सफलतापूर्वक खेती की थी, उसने नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत की पूरी तरह से खेती नहीं की थी। वह नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत की सफलतापूर्वक खेती करने से अभी भी बहुत पीछे था। जब वह नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की पहली परत की पूरी तरह से खेती कर सकता है, तो वह और भी अधिक शक्तिशाली बन जाएगा और स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन से अन्य क्षमताएं प्राप्त करेगा। स्वर्ग भक्षण दिव्य ड्रैगन एक दिव्य ड्रैगन है, एक ड्रैगन जो पहले ही एक किंवदंती बन चुका है और एक पौराणिक प्राणी के रूप में जाना जाता है। और यह पौराणिक प्राणी अब उसके चेतना के सागर में मौजूद है। इतना ही नहीं, जब तक वह नौ ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की खेती करता है, तब तक 8 और ड्रैगन होंगे जो उसके चेतना के सागर में मौजूद होंगे और वह 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की खेती करके ही इन सभी 9 ड्रैगन की तकनीकों और क्षमताओं का उपयोग खुद के लिए कर सकता है। स्वर्गीय मोती एक बहुत ही रहस्यमय वस्तु थी। आर्यन नहीं जानता था कि यह वास्तव में क्या था या कहां से आया था, लेकिन वह ये जानता था कि स्वर्गीय मोती निश्चित रूप से एक प्रकार का स्वर्ग को धता बताने वाला खजाना है जो उसे अतीत में उस पर आए आपदा के दौरान उसके हाथ लगा था। स्वर्गीय मोती प्राप्त करने के बाद न केवल उसकी खेती तेजी से बढ़ी बल्कि उसका जीवन भी बदल गया। स्वर्गीय मोती प्राप्त करने से पहले उसकी प्रतिभा केवल औसत थी, लेकिन अब वह पहले से कई गुना अधिक प्रतिभाशाली था। जब वह अभी भी सिल्वर मून सेक्ट में था तो उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। वह केवल खेती करना चाहता था और सिल्वर मून सेक्ट के 5वें गुरु के लिए जीना चाहता था ताकि वह किसी दिन उस दयालुता के लिए 5वें गुरु का बदला चुका सके जो उन्होंने उसे दी थी। लेकिन अब जब सब कुछ पहले से अलग था, वह ताकत और ओहदे में बढ़ना चाहता था। स्वर्गीय मोती प्राप्त करने और प्राचीन गोली देवता की यादों के साथ विलय करने के बाद, भले ही वह नहीं जानता था कि ये दुनिया कितनी विशाल और बड़ी थी, वह कई खेती क्षेत्रों के बारे में जानता था, कई गोलियों को बनाने के बारे में जानता था जिन्हें अब पौराणिक माना जा सकता है। स्वर्गीय मोती एक बहुत ही रहस्यमय वस्तु थी, इतना रहस्यमय कि अब तक भी आर्यन इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसकी आंतरिक जगह भी बहुत बड़ी थी। अब तक भी आर्यन ने केवल इसके स्थान के एक छोटे से हिस्से में ही उद्यम किया है। हर खजाने का अपना एक रैंक होता है। अब लगभग 1 महीना होने वाला है जब स्वर्गीय मोती ने आर्यन के दिल में खुद को डाला था और अब तक आर्यन नहीं जानता था कि यह स्वर्गीय मोती किस रैंक का खजाना था। केवल लगभग 1 महीने में वह, जो झोयान द्वारा उसका डांटियन नष्ट होने के बाद पहले ही एक अपंग था, न केवल उसका डांटियन ठीक हुआ, उसकी खेती भी शून्य से ची संघनन क्षेत्र के तीसरे चरण के वर्तमान शिखर तक बढ़ गई। और यह सब केवल एक चीज के कारण था, वह रहस्यमय स्वर्गीय मोती था। इस स्वर्गीय मोती ने न केवल उसे उसकी वर्तमान उपलब्धि दी, बल्कि उसे एक अज्ञात रैंक की खेती तकनीक, 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक भी दी। केवल 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की खेती के कारण ही आर्यन की खेती की गति इतनी तेज थी। उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया और उसे खुद से ऊपर खेती क्षेत्र के एक विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ने की ताकत मिली। यहां तक कि बिना किसी अच्छी मार्शल आर्ट तकनीक के भी वह न केवल एक मार्शल आर्टिस्ट के खिलाफ लड़ सकता है जो उससे खेती क्षेत्र में बहुत ऊपर है, वह लड़ाई जीत भी सकता है। अब भले ही वह भाग्यशाली था और कांस्य शरीर तकनीक नामक उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक शरीर खेती तकनीक प्राप्त कर ली थी, वह इसकी खेती नहीं कर सकता। लेकिन तो क्या उसके पास 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक है जिसकी 9 परतों में से केवल पहली परत ही इस उच्च ग्रेड पृथ्वी रैंक कांस्य शरीर तकनीक से कहीं अधिक मजबूत है। 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की यह पहली परत पौराणिक स्वर्ग रैंक तकनीक का भी मुकाबला कर सकती है। और इस तकनीक की 8 और परतें थीं जिसकी खेती उसने अभी तक नहीं की है। इस खेती तकनीक की प्रत्येक परत दूसरी से कहीं अधिक मजबूत और खेती करने में कठिन है। कौन जानता है कि 9 ड्रैगन सार्वभौमिक परिसंचरण तकनीक की सभी 9 परतों की सफलतापूर्वक खेती करने के बाद वह कितना मजबूत और शक्तिशाली बन सकता है। अब जब सब कुछ यहाँ व्यवस्थित हो गया था, आर्यन और झाओ यूफेई दोनों मुड़े और एक निश्चित दिशा में देखा। वहां एक साधारण ताबूत रखा गया था।
हालांकि वहां कुछ भी नहीं था जिसे खजाना कहा जा सके, लेकिन वे दोनों उस ताबूत से आकर्षित हुए, क्योंकि उस ताबूत के ढक्कन पर सब कुछ लिखा हुआ था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपने और ताबूत के बीच की दूरी कम कर दी। ताबूत के पास पहुंचने के बाद वे दोनों रुके और ताबूत के ढक्कन को देखा। वहां जो लिखा था उसे पढ़कर वे दोनों चौंक गए। वहां जो लिखा था वह था, मैं मू चेन अजगर देश में पैदा हुआ था, जो अनंत ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कई देशों में से केवल एक है। ये वह जगह है जहां मेरा जन्म हुआ और पला बड़ा, और यहीं मैंने शक्ति और ओहदे में वृद्धि की। मैंने बड़ा होने के लिए हजारों साल का समय इस्तेमाल किया, एक ऐसे क्षेत्र तक पहुंचा जिसे अजगर देश में पहले कभी नहीं देखा गया था। मैंने अपनी ताकत से देश को एकजुट किया और सैकड़ों साल तक इस पर शासन किया। मैं अजगर देश में बेजोड़ था और मेरी अजगर देश के सभी लोगों द्वारा पूजा की जाती थी। मेरे जीवन में सब कुछ सही था जब तक कि एक दिन ग्रैंड जिया साम्राज्य के हरे लकड़ी शहर से एक मार्शल आर्टिस्ट यहाँ मेरे अजगर देश में आया, जिसे ग्रैंड जिया साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जा सकता है। मेरा अजगर देश ग्रैंड जिया साम्राज्य में हरे लकड़ी शहर जैसे एक बड़े शहर के आकार का भी नहीं है। केवल जब वह विशेषज्ञ मेरे अजगर देश में आया तभी मुझे समझ आया कि मेरा पूरा जीवन कितना मजेदार और अर्थहीन था। मैं हजारों साल तक जिया और मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा, अनगिनत लोगों की पहचान जीती और सोचा कि मैं दुनिया में बेजोड़ हूं। लेकिन जब उस विशेषज्ञ ने मुझे चुनौती दी और मुझसे लड़ा तो मैं हार गया। मैं न केवल हारा बल्कि बहुत बुरी तरह से हारा। मैं उससे एक भी वार भी नहीं झेल पाया। उसने केवल एक मुक्के से मुझ पर हमला किया और मेरी सारी खेती नष्ट कर दी। मेरी खेती, जो मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद हासिल की थी, वह ऐसे ही चली गई। मैं मू चेन, जो बहुत लंबे समय से उच्च और शक्तिशाली था, अब एक अपंग में बदल गया। तभी मुझे समझ आया कि बाहर ये दुनिया कितनी विशाल थी। हम अजगर देश के लोग बस कुएं के तल से आकाश को देखने वाले मेढक हैं। हाँ, उन लोगों की नजर में हम बस एक मेढक हैं। वे हमारे साथ जो चाहे कर सकते हैं और हमारे पास बदला लेने की शक्ति भी नहीं है। हम केवल उन्हें जो चाहे करते हुए देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उस मार्शल आर्टिस्ट ने मेरी जीवन भर की खेती को नष्ट कर दिया और मुझे एक उच्च और शक्तिशाली प्राणी से अपंग में बदल दिया। अजगर देश उन सबसे छोटे देशों में से एक है जो ग्रैंड जिया साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। कई बड़े देश हैं जो ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं। वे देश मेरे अजगर देश से 2 या 3 गुना बड़े हैं। तुम जो मेरे अंतिम शब्द पढ़ रहे हो जो मैंने यहाँ छोड़े हैं, मेरी एक इच्छा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मेरे लिए बदला लेने के लिए नहीं कहना चाहता। मैं केवल चाहता हूं कि तुम बहुत लगन से खेती करो और एक दिन वहां ग्रैंड जिया साम्राज्य में जाओ और मेरे अजगर देश का नाम पूरे साम्राज्य में गूंज जाओ, ताकि वहां के विशेषज्ञ हमें नीचा देखने की हिम्मत न करें। उन शब्दों को पढ़ने के बाद जो अजगर देश के एकमात्र मार्शल आर्टिस्ट ने पीछे छोड़े थे जिसने कभी मार्शल सम्राट क्षेत्र के शिखर पर खेती हासिल की थी, आर्यन और झाओ यूफेई दोनों ने एक लंबी सांस ली। मुख्य रूप से आर्यन, भले ही वह पहले ही प्राचीन गोली देवता की यादों के साथ विलय हो चुका था, फिर भी उसे पता नहीं था कि अजगर आकाश महाद्वीप कितना विशाल था। झाओ यूफेई के दिखने से वह ताबूत पर मकबरे के मालिक द्वारा छोड़े गए पत्र को पढ़ने के बाद बहुत हैरान नहीं लग रही थी। वह पहले से ही कई बड़े देशों और ग्रैंड जिया साम्राज्य के बारे में जानती थी, लेकिन आर्यन के लिए यह पहली बार था जब उसने अजगर देश के अलावा कई अन्य देशों और ग्रैंड जिया साम्राज्य के बारे में सुना था। जिसने उससे सबसे ज्यादा हैरान किया वह ये था कि अजगर देश ग्रैंड जिया साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले कई देशों में से केवल सबसे छोटा देश है। इसका मतलब है कि जैसा कि मकबरे के मालिक ने कहा, वह कुएं के तल से आकाश को देखने वाला एक मेढक था। न केवल वह बल्कि अजगर देश के सभी लोग भी ऐसे ही थे। वे नहीं जानते कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। इसने उसके क्षितिज को व्यापक बनाया। पत्र पढ़ने के बाद उन दोनों ने इस मकबरे के मालिक के ताबूत की ओर झुककर प्रणाम किया और बड़े हॉल की ओर वापस चलना शुरू कर दिया। तो यहां से बाहर जाने के बाद तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? जैसे ही वे चल रहे थे, झाओ यूफेई ने अचानक ये सवाल पूछा। आर्यन ने अपना सिर उठाया और सीधे देखा उस अंधेरी गुफा की दिशा में जहां से वे यहां आए थे और कहा, मैं उस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूं जिसे 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार ने मिलकर आयोजित किया है। मैं 5 महान संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करने की योजना बना रहा हूं। हम प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या तुम जानते हो कि 5 महान संप्रदाय और शाही परिवार इस प्रतियोगिता को क्यों आयोजित कर रहे हैं? झाओ यूफेई ने सिर हिलाया और कुछ सोचने के बाद उसने एक बार फिर दूसरा सवाल पूछा।
नहीं, मुझे नहीं पता। क्या इसमें कुछ खास है? झाओ यूफेई को सुनकर आर्यन ने सवाल करते हुए नजर से उसकी ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है? झाओ यूफेई ने उसे एक शरारती मुस्कान दी। उसे इस तरह व्यवहार करते हुए देखकर आर्यन को भी अब यह महसूस होने लगा कि यह प्रतियोगिता सतह पर जितनी सरल लगती है उतनी नहीं है। आर्यन इस बारे में परेशान महसूस करने लगा और चुप नहीं रह सका, लेकिन उससे पूछा, क्या वे इस प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ शिष्यों की भर्ती करने की योजना नहीं बना रहे हैं? हाँ, वे इस प्रतियोगिता से सर्वश्रेष्ठ शिष्य की भर्ती करने की योजना बना रहे हैं जो उन्हें मिल सकता है। सर्वश्रेष्ठ शिष्य? झाओ यूफेई ने उसे देखकर मुस्कुराया और जैसे ही उसने उसके सवाल का जवाब दिया, उसने भी उन दो शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया और इसे 2 बार कहा। सर्वश्रेष्ठ शिष्य। यह न समझते हुए कि क्या हो रहा है, आर्यन ने फिर से उसकी ओर देखा। जैसे ही वह फिर से पूछने वाला था, उन्होंने किसी के कदमों की आवाज सुनी। सावधान रहो, कोई यहाँ आ रहा है, झाओ यूफेई ने उसे धीमी आवाज में कहा। वे अभी पहले से ही अंधेरी गुफा में हैं, इसलिए वे दोनों आगे चलना बंद कर दिए और एक कोने में छिप गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, कदमों की आवाज भी तेज होती गई। थोड़े समय बीतने के बाद अंधेरी गुफा में 3 आकृतियां दिखाई दी। एक आगे चल रहा था और 2 पहले वाले के पीछे से चल रहे थे। ये तीनों युवक थे और वे सभी अपनी 20वीं उम्र के उत्तरार्ध में थे। जो युवक आगे चल रहा था उसके हाथ में आग का एक गोला था जिसने उन्हें इस अंधेरे में देखने में मदद की। दिखने से उसने एक अग्नि प्रकार के मार्शल आर्ट्स की खेती की थी और उसके हाथ में आग का गोला उस अग्नि प्रकार के मार्शल आर्ट्स से संघनित किया गया था। यह अच्छा था कि आर्यन और झाओ यूफे दोनों एक कोने में छिपे हुए थे जो उस रास्ते से कुछ दूरी पर था जहां 3 युवक चल रहे थे। ये वरिष्ठ भाई चू फैंग है, झाओ यूफे ने बहुत धीमी आवाज में कहा। ओह हाँ, चूंकि वह तुम्हारा वरिष्ठ भाई है तो वह स्वर्ग तलवार संप्रदाय से होना चाहिए, है ना? आर्यन ने पूछा। हाँ, हम एक ही संप्रदाय से हैं और वे 2 अन्य पुरुष भी हैं जो वरिष्ठ भाई चू के पीछे चल रहे हैं। झाओ यूफेई ने सिर हिलाया और कहा। क्या वह शक्तिशाली है? उसका खेती क्षेत्र क्या है? मार्शल किंग क्षेत्र का पहला चरण। क्या मार्शल किंग क्षेत्र का पहला चरण? वह इतना युवा दिखता है, शायद 26 या 27 साल का, और वह पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट है जो मार्शल किंग क्षेत्र तक पहुंच चुका है, आर्यन ने आश्चर्य से पूछा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके सामने वाला युवक मार्शल किंग क्षेत्र का विशेषज्ञ है, भले ही वह मार्शल किंग क्षेत्र के पहले चरण में ही क्यों न हो। लेकिन बात यह है कि उसके सामने वाला आदमी केवल अपनी 20वीं उम्र के उत्तरार्ध में है। ऐसा नहीं था कि उसने अब तक कोई मार्शल किंग क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा था। सिल्वर मून सेक्ट का संप्रदाय नेता कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने मार्शल किंग क्षेत्र भी हासिल किया था, लेकिन वह पहले से ही एक बूढ़ा व्यक्ति था। दूसरी ओर झाओ यूफेई के इस वरिष्ठ भाई ने अपनी 20वीं उम्र में ही मार्शल किंग क्षेत्र की खेती हासिल कर ली थी। वरिष्ठ भाई चू, तुम्हें क्या लगता है कि यह रास्ता हमें कहां तक ले जाएगा? जिस युवक के हाथ में आग का गोला था उसने अपना सिर घुमाया और पूछा। मुझे नहीं पता, शायद जब हम इस गुफा से बाहर निकलेंगे तो हमें मकबरे के मालिक का असली खजाना मिलेगा, चू फैंग जो पीछे चल रहा था ने गंभीर रूप से देखते हुए कहा। जब वे तीनों खजानों की तलाश कर रहे थे तो वे फिर से पत्थर की मूर्ति से टकराए। पत्थर की मूर्तियां मिलना कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि पहले उन्हें मकबरे के बड़े हॉल में पहले से ही बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां मिल चुकी थीं। अजीब बात यह थी कि वे यहाँ वहां चल रहे थे और साथ ही उन सभी लोगों पर हमला कर रहे थे जिन्हें वे देखते थे। पहली बार जब उन्होंने हॉल में पत्थर की मूर्तियां देखीं तो सभी पत्थर की मूर्तियां बिना किसी हलचल के असली मूर्तियों की तरह थीं। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद जब सभी लोग खजानों की तलाश में गए तो ये पत्थर की मूर्तियां घूमने लगी, और इतना ही नहीं, उन्होंने उन सभी लोगों पर भी हमला किया जो उनके सामने आए। सबसे कमजोर पत्थर की मूर्ति में मूल कोर क्षेत्र के पहले चरण की ताकत थी और उनमें से सबसे मजबूत में मार्शल किंग क्षेत्र के पहले चरण की ताकत थी। चू फैंग और उसके 2 अनुयायियों का भाग्य वास्तव में खराब था। वे सबसे मजबूत पत्थर की मूर्ति और उसके पीछे आने वाली कई अन्य मूर्तियों से टकरा गए। उन पत्थर की मूर्तियों के साथ भयंकर लड़ाई के बाद चू फैंग और अन्य 2 युवक उनमें से कई को नष्ट करने में कामयाब रहे, जिसमें सबसे मजबूत पत्थर की मूर्ति भी शामिल थी जिसके पास मार्शल किंग क्षेत्र की ताकत थी। बेशक ये चू फैंग था जिसने सबसे मजबूत को मारा। पत्थर की मूर्तियों के साथ लड़ाई के बाद चू फैंग और अन्य 2 युवकों ने उन पत्थर की मूर्तियों द्वारा छोड़े गए निशानों का पीछा किया और एक बार फिर बड़े हॉल में लौट आए। वहां उन्होंने लोहे का दरवाजा पाया जो अभी भी कई पत्थर की मूर्तियों द्वारा पहरा दिया जा रहा था।
उन्होंने उन सभी को नष्ट कर दिया और उन्हें नष्ट करने के बाद उन्होंने लोहे का दरवाजा खोल दिया क्योंकि दरवाजे की चाबी अभी भी लोहे के दरवाजे के ताला कुंजी में थी। दरवाजा खोलने के बाद वे अंदर घुस गए और अंधेरी गुफा में आ गए। सावधान रहो, मुझे लगता है कि हमसे पहले कोई यहाँ आया था क्योंकि दरवाजा पहले ही खुल चुका था और दसियों पत्थर की मूर्तियां बाहर पहरा दे रही थीं। चू फैंग ने थोड़ी देर कुछ सोचा और अन्य दो युवकों से कहा, चिंता मत करो वरिष्ठ भाई चू, हम सावधान हैं। उन दोनों ने एक साथ जवाब दिया। चू फैंग ने सिर हिलाया और वे तीनों आगे बढ़ गए। केवल जब वे आर्यन और झाओ यूफेई की नजर से ओझल हो गए तभी वे दोनों रास्ते पर लौट आए और हॉल की ओर चलना शुरू कर दिया। बाहर आने के बाद उन्होंने एक बार फिर खुद को हॉल में पाया, लेकिन यहाँ सब कुछ पहले से अलग था जब वे पहली बार घुसे थे। यहाँ हर जगह तीव्र लड़ाई के संकेत थे। हर जगह पत्थर की मूर्तियों के टुकड़े और कई लोगों के शव थे जो यहाँ कुछ प्रकार के खजाने को खोजने के लिए अपनी किस्मत आजमाने आए थे, जो उनके जीवन को आसान बना सकता था और उन्हें मजबूत बनने में मदद कर सकता था। सुश्री झाओ, मुझे लगता है कि हमें अब इस मकबरे को छोड़ देना चाहिए। आखिरकार हमारा लाभ बहुत है। आर्यन ने हॉल में हर जगह देखा और कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हमें चले जाना चाहिए। कौन जानता है कि वे पत्थर की मूर्तियां यहाँ कब वापस आ रही हैं। अगर वे वास्तव में वापस आ गईं, तो हम मुसीबत में होंगे। झाओ यूफेई ने सहमति में सिर हिलाया और उसके बाद वे दोनों निकास की ओर चले गए। 10 सांसें बाद वे दोनों एक बार मकबरे से बाहर निकले और रिवरसाइड सिटी की ओर चले गए। जब वे दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे से अपना रास्ता अलग कर लिया। झाओ यूफेई सिटी लॉर्ड मैंशन वापस चली गई और आर्यन उस प्लाजा की ओर चला गया जो रिवरसाइड सिटी के केंद्र में था, जहां 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार ने मिलकर एक टेलीपोर्टेशन सकल बनाने के लिए निवेश किया था जो सीधे शाही शहर से जुड़ा हुआ था। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होने में केवल 1 सप्ताह बाकी था। उसने टेलीपोर्टेशन सकल का उपयोग करने के लिए भुगतान किया और उस पर खड़ा हो गया। वहां के गार्ड और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। एक बार में कुल 10 लोग शाही शहर में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। वहां केवल 8 लोग थे, इसलिए गार्ड 2 और व्यक्तियों के आने का इंतजार कर रहे थे। टेलीपोर्टेशन सकल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने के लिए आत्मा पत्थर का उपभोग करता है और अजगर देश में आत्मा पत्थर बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभ इस हद तक कि दूसरे ग्रेड के संप्रदाय भी सामान्य रूप से इसे वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए जो गार्ड टेलीपोर्टेशन सकल की रखवाली कर रहे थे, उन्हें उनके वरिष्ठों द्वारा निर्देश दिया गया था कि उन्हें केवल तभी टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन सकल का उपयोग करने की अनुमति है जब 10 लोग वहां हो, अन्यथा नहीं। दूसरा विकल्प भी था और वही ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति लापता लोगों की संख्या के लिए भुगतान करता है तो वे टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टेशन सकल का उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर बहुत से लोग नहीं थे जो लापता लोगों की संख्या के लिए भुगतान करने को तैयार थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद 2 और लोग आए। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और दूसरा एक सुंदर युवक था जिसकी पीठ पर तलवार थी। वह युवक आर्यन की ही उम्र का था, लेकिन वह शक्तिशाली आभा दे रहा था। यहां तक कि आर्यन भी उस आभा से प्रभावित था जो उस युवक से निकल रही थी। आर्यन ने थोड़ी देर सोचा और सुनिश्चित हो गया कि अगर वह उस युवक से लड़ता है तो यह वह होगा जो निश्चित रूप से हार जाएगा। जब वह युवक आया तो वह बस बाकी सभी के साथ टेलीपोर्टेशन सकल पर खड़ा हो गया। उसने वहां खड़े किसी भी व्यक्ति की ओर देखा भी नहीं। अब जब वहां 10 लोग मौजूद थे तो गार्डों ने उन्हें शाही शहर में टेलीपोर्ट कर दिया। शाही शहर, एक निश्चित स्थान पर कई लोग इकट्ठा थे और बहुत शोर कर रहे थे। टेलीपोर्ट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की एक लंबी कतार थी। यह एक बड़ा प्लाजा था जहां कोई 2 टेलीपोर्टेशन सकल देख सकता था। एक टेलीपोर्टेशन सकल से लोग शाही शहर आ रहे थे और दूसरे टेलीपोर्टेशन सकल से लोगों को दूसरे शहर में टेलीपोर्ट किया जा रहा था। जिस टेलीपोर्टेशन सकल से लोग शाही शहर आ रहे थे उस पर एक रोशनी चमकी। 10 लोग, युवा और बूढ़े, अचानक वहां दिखाई दिए। यह आर्यन और समूह था। रोशनी के एक चमक के साथ उन्हें टेलीपोर्ट किया गया और 1 सेकंड के भीतर वे यहां शाही शहर पहुंच गए। लोगों की भीड़ के साथ साथ टेलीपोर्ट होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतार देखकर आर्यन और 2 अन्य पुरुष एक पल के लिए दंग रह गए। ये स्पष्ट था कि वे 2 अन्य पुरुष भी पहली बार यहां थे। वहां खड़े मत रहो, जल्दी करो और नीचे उतरो। जल्द ही टेलीपोर्टेशन सकल से लोगों का एक और जत्था यहां आ रहा होगा। गार्डों में से एक जो टेलीपोर्टेशन सकल की रखवाली के लिए जिम्मेदार था चिल्लाया। तभी आर्यन और अन्य 2 पुरुष होश में आए। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि टेलीपोर्टेशन सकल पर केवल वे तीनों खड़े थे और उनके अलावा बाकी सब पहले से ही कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे।
ये स्पष्ट था कि हर कोई पहले ही चला गया था। वे आर्यन सहित जल्दी से नीचे उतर गए और अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए लोगों की भीड़ में घुस गए। जब आर्यन थोड़ी जद्दोजहद के बाद लोगों की भीड़ से बाहर आया तो वह अपने सामने जो था उसे देखकर फिर से दंग रह गया। वर्तमान में वह एक सड़क के बीच में खड़ा था और उसके चारों ओर हर जगह लोगों का एक हलचल भरा दृश्य था। शाही शहर एक विशाल भूमि क्षेत्र को घेरता था। कई लोग यहाँ वहां चल रहे थे। कोई किसी दुकान में घुस गया और कोई बाहर निकल गया। हर जगह सभी लोगों की गहमागहमी थी। कुछ ही क्षणों बाद आर्यन जगह और पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए एक यादृच्छिक छोटी दुकान की ओर चला गया। अपनी इच्छित जानकारी प्राप्त करने के बाद वह एक सराय में आया और उसमें प्रवेश किया। उसे अंदर आते देखकर अपनी 20वीं उम्र के मध्य की एक युवती मुस्कुराते हुए उसकी ओर चली गई और कहा, स्वागत है प्रिय अतिथि, क्या आप एक कमरा किराए पर लेना चाहते हैं या आप सिर्फ कुछ खाना चाहते हैं? मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ, आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। एक रात के लिए एक कमरा किराए पर लेने का खर्च 100 चांदी है। सबसे पहले आपको उन दिनों की संख्या के अनुसार कीमत चुकानी होगी जितने दिन आप यहाँ रहने की योजना बना रहे हैं। और अगर किसी कारण से आप अपनी नियत तारीख के बाद भी यहाँ रहने जा रहे हैं तो आपको तदनुसार भुगतान करना होगा। वह युवती जो इस सराय के लिए काम करती हुई लग रही थी, उसने उसे सराय की प्रक्रिया के बारे में बताया। उसे सुनकर आर्यन हैरान था क्योंकि केवल एक रात के लिए किसी को 100 चांदी के सिक्के चुकाने पड़ते थे। स्वर्गीय मोती के साथ उसके भाग्यशाली मुठभेड़ से पहले 10 चांदी के सिक्के भी उसके लिए बहुत अधिक थे। और यहाँ शाही शहर में एक यादृच्छिक सराय जिसे उसने रहने के लिए चुना था, उसकी केवल एक रात के लिए 100 चांदी के सिक्के की कीमत थी। लेकिन अब उसे चांदी के सिक्कों या यहाँ तक कि सोने के सिक्कों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास कम ग्रेड आत्मा पत्थर की अपनी एक खान थी। उसने उसे 10 दिनों तक यहाँ रहने की कीमत के रूप में 10 सोने के सिक्के दिए। पैसे मिलने के बाद वह युवती उसे सराय की दूसरी मंजिल पर ले गई और एक निश्चित कमरे की ओर चली गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर जाने दिया। जब आर्यन कमरे में दाखिल हुआ तो युवती ने कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आर्यन ने सिर हिलाया। वह युवती वापस मुड़ी और पहली मंजिल पर लौट आए। जब वह चली गई तो आर्यन ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और एक लंबी झपकी लेने की योजना बनाई। वह पहले से ही अपने आखिरी साहसिक कार्य से बहुत थक गया था, इसलिए थोड़े समय बाद ही वह सो गया। जब वह फिर से उठा तो पहले से ही दूसरे दिन की दोपहर थी। वह बिस्तर से उठा और स्नान किया। जब सब हो गया तो वह सराय की पहली मंजिल पर आया जो पहले से ही कसकर भरी हुई थी क्योंकि हर कोई यहाँ अपने दोपहर के भोजन के लिए था। वह कुछ देर किनारे खड़ा रहा और जब मेजों में से एक खाली हो गई तो वह उसकी ओर चला गया और बैठ गया। कुछ ही देर में एक महिला परिचारिका ने आर्यन का अभिवादन किया और उसे एक मेनू दिया और कहा, अतिथि, आप क्या खाना चाहते हैं? आर्यन ने मेनू नहीं लिया लेकिन कहा, मुझे अपनी सराय के सभी खास व्यंजनों का एक हिस्सा और एक अच्छा शराब का जग लाओ। हाँ, महिला परिचारिका ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और फिर मुड़कर चली गई। पल भर में एक अच्छी शराब और स्वादिष्ट भोजन मेज पर रखे गए थे। जब भोजन परोसा गया तो उसने खाना शुरू कर दिया। आसपास के लोगों का एक छोटा हिस्सा कुछ निजी मामलों पर चर्चा कर रहा था जबकि लोगों का एक बड़ा हिस्सा 5 महान संप्रदायों और शाही परिवार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के बारे में चर्चा कर रहा था। क्या तुम जानते हो, मैंने सुना है कि जू किंग भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। क्या सच में? हाँ, तुम क्या जानते हो? वह जू किंग एक दुर्लभ प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट है और हमारे पूरे अजगर देश में केवल एक व्यक्ति उसका मुकाबला कर सकता है या उसे पार भी कर सकता है। कौन? स्वाभाविक रूप से वह लिन हाओ है। लिन हाओ कौन है? तुम वास्तव में लिन हाओ को भी नहीं जानते। वह हमारे अजगर देश का एक बेजोड़ प्रतिभाशाली है। अपनी उम्र के शुरुआती साल में वह बस एक साधारण बच्चे की तरह था, धीमी गति से खेती कर रहा था। लेकिन जब वह 14 साल का हुआ तो उसने अचानक किसी और की तुलना में बहुत तेजी से खेती करना शुरू कर दिया।